जब अर्थ अपग्रेड होना शुरू करती है और सभी लोगों को रिफ्यूज के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, तब केवल मैं पीछे रह जाता हूँ। यहाँ तक कि गॉड्स भी मेरे अस्तित्व का पता नहीं लगा सकते। ये सब मेरे शरीर में मौजूद एक स्पेशल ट्रेट की वजह से है। अभी कुछ मोमेंट्स पहले ही मैंने देखा कि स्कूल, स्ट्रीट्स और मेरा घर पूरी तरह खाली हैं, जैसे सभी लोग वहीं के वहीं गायब हो गए हों। और टाइम भी ठीक 2:45 पर फ्रीज हो चुका है। जब मैं वहां कंफ्यूज्ड खड़ा होता हूं, तभी मेरे पीछे व्हाइट कपड़े पहने एक एंजल दिखाई देती है। वह मुझे सब कुछ समझाती है। अर्थ के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मैक्स आउट हो चुके हैं और उसे नेक्स्ट स्टेज तक इवॉल्व करना है। टाइम 10 साल के लिए फ्रीज रहेगा। तब तक डिवाइन पावर पूरी दुनिया में भर जाएगी और ह्यूमंस भी एंजल्स जैसे हायर बीइंग्स की तरह स्टेटस विंडो का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे वे यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स की झलक देख पाएंगे। लेकिन अर्थ भी कैटेक्लिज्म ईरा में अपग्रेड हो जाएगी। ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए गॉड्स ने सभी ह्यूमंस को डिवाइन पावर सीखने के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया है, ताकि उन्हें अडेप्ट और ट्रेन करने का समय मिल सके। लेकिन मेरे पास स्टेल्थ नाम की यह स्पेशल स्किल होने के कारण गॉड्स मुझे सेंस नहीं कर सकते, इसलिए वे मुझे पीछे छोड़ गए। कॉम्पेंसेशन के तौर पर गॉड्स की मैसेंजर रीटा इन 10 सालों तक मेरे साथ रहेगी। हालांकि अर्थ अभी डिवाइन पावरलेस फेज में है, इसलिए मैं डिवाइन पावर बिल्कुल नहीं सीख सकता। मैं केवल लगातार अपने शरीर को ट्रेन कर सकता हूँ। इस दौरान रीटा मेरे सभी मील्स संभालती है। मुझे डिशेस की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। 5 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। मैं स्पीयर टेक्निक सीखना शुरू करता हूँ और रीटा साइड से मुझे कोच करती है। इससे पहले कि मुझे पता चले, मैं 4 साल से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। आज रीटा अचानक सजेस्ट करती है कि हम स्पार करें। मैं 9 साल की जमा हुई स्ट्रेंथ के साथ उसकी ओर चार्ज करता हूँ। वह बस कैजुअली अपना हाथ हिलाती है और मैं तुरंत गिर जाता हूँ। रीटा अब से मेरी स्पारिंग पार्टनर बनने की पेशकश करती है। बेहद अनिच्छा के बावजूद मैं पूरे 1 और साल उसकी ब्रूटल ट्रेनिंग सहता हूँ। आखिरकार मैं आज के दिन तक पहुंचता हूँ। 10 साल बाद मैं प्रॉपरली ड्रेसअप होता हूँ, एक नई शुरुआत का स्वागत करने के लिए तैयार। रीटा को वार्म गुड बाय कहने के बाद मैं उसी जगह नर्वस होकर खड़ा होता हूँ जहाँ सभी लोग गायब हुए थे। भले ही मुझे रीटा से अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं है, कम से कम अब मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट सकता हूँ। लेकिन कई आवर्स बीत जाने के बाद भी कोई वापस नहीं आता। रीटा मेरे पीछे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ दिखाई देती है और कहती है कि शायद कुछ गलत हो गया है। मैं गुस्से में एक्सप्लोड हो जाता हूँ। मैं पहले ही 10 साल वेट कर चुका हूँ। क्या मुझे और 10 साल और 100 साल वेट करना पड़ेगा? 10 साल बीतते हैं, फिर 20, फिर 50, फिर भी कोई वापस नहीं आता। मेरी फिजिक और स्पीयर स्किल्स परफेक्शन तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब मुझे अपने पेरेंट्स के फेसेस भी मुश्किल से याद हैं। 50 साल की परसिस्टेंस ने मुझे केवल और स्ट्रॉन्गर बनाया है, लेकिन मैं आखिर कब तक टिक सकता हूँ? क्या लोग कभी वापस आएंगे? मैं वही मार्शल आर्ट्स ड्रिल्स बार बार करते करते तंग आ चुका हूँ। रीटा नहीं चाहती कि मैं गिव अप कर दूं, क्योंकि कैटेक्लिज्म किसी भी मोमेंट स्ट्राइक कर सकता है। मैं उससे कहता हूँ कि अब से मैं रीडिंग पर फोकस करने वाला हूँ। एक ही काम हमेशा करते रहना मुझे और जल्दी तोड़ देगा। उस दिन से मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ, नॉवेल्स से लेकर बिजनेस बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री और भी बहुत कुछ। जब मैं लाइब्रेरी की हर बुक खत्म कर लेता हूँ, तब फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना शुरू करता हूँ। आखिरकार रीटा और मैं इस मोनोटोनस लाइफ को गुजारने के लिए पूरी दुनिया की ट्रैवल पर निकल पड़ते हैं। हर कंट्री की यात्रा करते हुए मैं रास्ते में प्लैनेट की हर बुक भी पढ़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन मेरे पास टायर्ड होने की शिकायत करने का भी टाइम नहीं है। कैटेक्लिज्म आने से पहले तैयार करने के लिए बहुत कुछ है। रीटा ने कभी नहीं सोचा था कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बीत जाने के बाद भी मैं फर्मली बिलीव करता रहूंगा कि ह्यूमैनिटी वापस आएगी। वह चुपचाप प्रे करती है और गॉड से बेगिंग करती है कि मेरे ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले सभी को वापस भेज दें। वह मुझे लाइफ से गिव अप करते हुए नहीं देखना चाहती। हर बुक खत्म करने के बाद मैं बचरी सीखना शुरू करता हूँ। जब मैं एक वाइल्ड बोर को प्रोसेस करने में बिजी होता हूँ, रीटा मुझे बताती है कि 274 ईयर्स पहले ही बीत चुके हैं। एक एंजल के लिए भी यह बहुत लंबा समय है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने लंबे समय तक फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करता रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा एक्ट करता हूँ जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं और अपने बुचर्स वर्क पर फोकस्ड रहता हूँ। 300वें ईयर तक मैं बुचरी में पूरी तरह मास्टर हो जाता हूँ। फिर मैं ब्लैक स्मिथिंग की ओर बढ़ता हूँ। हालांकि 5 साल बाद भी मैं केवल एक सिंगल सोर्ड फोर्ज कर पाता हूँ। रीटा हंसते हुए कहती है कि शायद वह रेडिश तक को नहीं काट सकती। भले ही वह मुझे लाउडली टीज करती है, फिर भी वह उस सोर्ड को कीपसेक के रूप में रखना चाहती है। अगले 50 सालों में मैं हर तरह के वेपन्स फॉर्ज करता हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे सेटिस्फाई नहीं करता। आखिरकार एक परफेक्ट स्पीयर फॉर्ज करने में मुझे पूरा एक और सेंचुरी लग जाता है। बुचरी और ब्लैक स्मिथिंग दोनों में मास्टर होने के बाद मैं वापस मार्शल आर्ट्स की स्टडी करने लगता हूँ। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि कौन सा ईयर या मंथ चल रहा है। थैंकफुली रीटा हमेशा मेरे साइड में रहती है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमैनिटी वापस आने में लगातार फेल होती रहती है, रीटा वरीड होने लगती है। अगर मैं डिस्पेयर में रॉक बॉटम पर पहुंच गया तो क्या होगा? काश वह मुझे ट्राई करने के लिए कोई नया एक्सपीरियंस दे पाती। बहुत देर तक सोचने के बाद रीटा को अचानक एहसास होता है कि एक चीज है जिसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया।
शायद एक मैन और वुमन के बीच रोमांस। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आता है, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना दिमाग पूरी तरह खो दिया है। आखिर एक एंजल के मन में ऐसा रिडिक्युलस आइडिया कैसे आ सकता है? लेकिन रीटा सोचती है, अगर मैं विलिंग हूं तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी मुझे कुछ स्ट्रेंज दिखाई देता है और मैं जल्दी से रीटा को पुकारता हूं। उसकी कंफ्यूजन देखकर मैं उसकी कमर पर लटकती सोर्ड की ओर इशारा करता हूं। वही सोर्ड थी जिसे उसने कीपसेक के तौर पर संभाल कर रखा था। लेकिन अचानक वह सोर्ड अपने आप उड़ जाती है। रीटा पैनिक कर जाती है और उसके पीछे भागती है। लेकिन उसी मोमेंट मेरे कपड़े वापस उसी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो मैंने पहले पहने हुए थे। डे टाइम रुक जाता है और मेरे आसपास की हर चीज धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौटने लगती है। रीटा गॉड से बेगिंग करती है कि वे सोर्ड को उससे दूर न लें, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर नीचे करती है, उसे एहसास होता है कि कैटेक्लिज्म एरा पहले ही आ चुका है। उसके नीचे मैं भी ऊपर की ओर फ्लोट करने लगता हूँ। रीटा मुझे प्रॉपर गुड बाय कहना चाहती है, लेकिन वह भी गॉड्स की पावर का विरोध नहीं कर सकती। इन 1000 वर्षों में हमारे बीच एक डीप बॉन्ड बन चुका है। जब रीटा को खींचकर दूर ले जाया जाता है, तब उसके आखिरी वर्ड्स एक कंप्लेंट होते हैं। आखिर में हमें किस करने का मौका भी नहीं मिला। मैं बस चुपचाप उसे और दूर जाते हुए देख सकता हूँ। रीटा के जाने से मेरा दिल टूट जाता है। मुझे याद आता है कि उसने एक बार कहा था, वह एक एंजल है, एक हायर बीइंग। क्या इसका मतलब है कि अगर मैं भी एक हायर बीइंग बन जाऊं तो मैं रीटा को फिर से देख सकता हूं? वर्ल्ड का रीसेट आखिरकार खत्म हो जाता है। लोग एक एक करके वापस लौटने लगते हैं। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूं, तब तक स्ट्रीट्स लोगों से पूरी तरह भर चुकी होती हैं। मेरे सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। सभी लोग पिछले 10 सालों के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने 10 साल डिवाइन पावर ट्रेनिंग की है, जबकि मैं पूरे 1000 साल पीछे हूँ। लेकिन इस समय मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका हूँ कि वे दिखते कैसे हैं। जब मैं घर पहुँचता हूँ, तभी एक फेमिलियर वॉइस अचानक मुझे पुकारती है। जैसे ही मैं मॉम को देखता हूँ, सारी फेमिलियर मेमोरीज वापस उमड़ पड़ती हैं। 1000 ईयर्स के बाद भी हमारे बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि हमारा डिनर सीन भी पहले जैसा ही लगता है। बस फर्क इतना है कि मॉम और डैड की सारी कॉन्वर्सेशंस दूसरी दुनिया में बिताए अपने समय के बारे में हैं। जब वे मेरे बारे में पूछते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वे वरी करें, इसलिए मैं वेग आंसर्स देकर बात टाल देता हूँ। उनके अनुसार 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी बहुत ज्यादा लोगों ने वास्तव में डिवाइन पावर को मास्टर नहीं किया है। हम देर रात तक बात करते हैं और मैं रिलक्टेंटली अपने रूम में वापस चला जाता हूँ। तभी मेरी नजर उस स्पीयर पर पड़ती है जिसे फॉर्ज करने में मैंने 1 सेंचुरी बिताई थी, और वह रीसेट के साथ गायब नहीं हुआ था। इसका एकमात्र रीजन जो मैं सोच सकता हूँ वह रीटा है। किसी भी तरह ये गुड न्यूज है। जब मुझे मॉन्स्टर्स से फाइट करनी होगी तो मुझे कोई नया वेपन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं स्टेटस विंडो खोलता हूँ और देखता हूँ कि इस आयरन स्पीयर के 800 अटैक पॉइंट्स हैं, तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं बता सकता कि ये हाई है या लो। इसलिए मैं ऑनलाइन जाकर उन लोगों द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन खोजता हूँ जो दूसरी दुनिया से वापस लौटे हैं। सबसे पहले मैं लेवल्स की इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करता हूँ। लेवल 1 से 5 तक सिर्फ ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टैंडर्ड्स हैं। अपेरेंटली दूसरी दुनिया में सोल्जर्स रिक्रूट करने का स्टैंडर्ड आमतौर पर लेवल 7 है। लेवल 10 से ऊपर सोर्ड्समैन या आर्चर जैसी क्लासेस अनलॉक की जा सकती हैं। एक बार लेवल 50 तक पहुंचने पर सेकंड क्लास एडवांसमेंट का चांस मिलता है, जिसे एक ट्रू एक्सपर्ट की पहचान माना जाता है। जब लेवल 100 तक पहुंचते हैं, तब थर्ड क्लास एडवांसमेंट किया जा सकता है, और उस थर्ड एडवांसमेंट के बाद लेवलिंग अप बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन लगभग किसी ने यह क्लेम नहीं किया है कि उसने 4th एडवांसमेंट वाले बीइंग को देखा है, लेकिन हर तरह की स्पेकुलेशंस मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि केवल ड्रैगन्स जैसे हाई टियर मॉन्स्टर्स ही 4th या यहाँ तक कि 5th क्लास एडवांसमेंट तक पहुंच सकते हैं। अभी के लिए मैं इतनी ही इन्फो गैदर कर पाया हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं कल स्कूल में देखूंगा। भले ही वर्ल्ड ड्रास्टिकली बदल चुकी है, मेरी लाइफ समहाउ वैसी ही महसूस होती है। एक मोमेंट की साइलेंस के बाद मैं रीटा का नाम धीरे से बोलता हूँ। मुझे सच में उसकी बहुत याद आती है। अगले ही सेकंड अचानक एक वॉइस सुनाई देती है। अगर रीटा ने तुम्हें यह कहते हुए सुना होता तो वह बहुत खुश होती। इसके तुरंत बाद मेरे सामने एक छोटी एंजल दिखाई देती है। उसका नाम लीसा है। वह गॉड द्वारा भेजी गई एक एंजल है जो मुझे डिवाइन पावर इस्तेमाल करना सिखाने आई है, ताकि मेरे मिसिंग 10 ईयर्स की भरपाई हो सके। बेशक ये सब रीटा के बिना कभी नहीं होता। रीटा ने गॉड्स के सामने रोते हुए कहा कि मैं अर्थ पर 1000 ईयर्स से अकेला था, और फेयरनेस बनाए रखने के लिए मैं ही अकेला ऐसा पर्सन हूं जो डिवाइन पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। रीटा के रिक्वेस्ट पर गॉड्स ने लीसा को मेरी हेल्प करने के लिए नीचे भेजा। जो पीछे छूट गया है उसे जल्दी से डिवाइन पावर में कैचअप करवाओ। रीटा खुद नहीं आ सकती, क्योंकि हायर अप्स नहीं चाहते कि एंजल्स और ह्यूमंस एक दूसरे के बहुत करीब आए। कुछ देर मुझे ऑब्जर्व करने के बाद लीसा सरप्राइज दिखाई देती है। मैं रीटा की रिपोर्ट से बहुत अलग लगता हूँ। इतनी पावरफुल बॉडी के साथ वास्तव में किसी एंजल को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। लो टियर मॉन्स्टर्स शायद मेरे एक पंच को भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब लीसा को एहसास होता है कि रीटा ने उसे ट्रिक किया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इनोसेंट होने वाली एक एंजल
इतनी स्नीकी चाल चल सकती है, लेकिन चूंकि उसने आने वाले दिनों के लिए यह टास्क पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, लीसा कहती है कि वह मुझे डिवाइन पावर के साथ कंफर्टेबल होने में हेल्प करेगी। वह एक हायर बीइंग एंजल है, इसलिए सिर्फ मेरे पास रहकर ही वह मेरे शरीर के अंदर मौजूद डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर सकती है और डिवाइन पावर की मेरी अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल को 10 गुना बढ़ा सकती है। डिवाइन पावर के बिना वाले एरा में रीटा के साथ पूरे 1000 साल भी इस तरह का इफेक्ट पैदा नहीं कर सकते थे। अब जब कैटेक्लिज्म एरा शुरू हो चुका है, लीसा का अनुमान है कि मुझे डिवाइन पावर को पूरी तरह मास्टर करने में लगभग 1 साल लगेगा, इसलिए पूरे अगले 1 साल तक वह मेरे सिर के ऊपर बैठी रहेगी। मेरी चिंता देखकर लीसा कहती है कि उसने एक स्पेल कास्ट किया है, लोअर बीइंग्स उसे देख नहीं सकते। अगले दिन मैं जल्दी बाहर निकलता हूँ, लेकिन मेरी स्किल की वजह से अभी तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया है और मैं चाहे कुछ भी ट्राई करूं, ये स्किल ऑफ नहीं होती। फिर भी लीसा कहती है कि मेरी स्किल वास्तव में काफी ग्रेट है। उसके हिसाब से ये लोग जिन स्किल्स को शो ऑफ कर रहे हैं, वे सब मिलकर भी मेरी स्किल जितनी अच्छी नहीं है और यह इंटेल गैदर करने का परफेक्ट चांस है। इसी दौरान मुझे विक्टोरिया नाम की एक पावरफुल फिगर के बारे में पता चलता है। वह हमारे स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट है जिसने दूसरी दुनिया में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया था। मुझे यह भी पता चलता है कि लेवल रिस्ट्रिक्शंस वाली डंजन्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। मैं लीसा से इसके बारे में पूछता हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन से मुझे पता चलता है कि डंजन्स वास्तव में गॉड्स द्वारा खुद बनाए गए ट्रैप्स हैं। उनमें हर तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। गॉड्स मॉन्स्टर्स को अंदर ल्यूर करने के लिए वहां बेट रखते हैं और एक बार डंजन मॉन्स्टर्स से भर जाता है तो एग्जिट सील कर दिए जाते हैं, जिससे वे अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स अलग हैं। जब तक कोई ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, वह फ्रीली अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। इसी तरह गॉड्स ह्यूमैनिटी के लिए रिलेटिवली सेफ हंटिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। हालांकि डंजन्स कुछ समय बाद नेचुरली डिसअपीयर हो जाती हैं, इसलिए उससे पहले अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स से डील करना जरूरी है। लेकिन बाहर कुछ मॉन्स्टर्स बेहद पावरफुल हैं, कुछ ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कुछ कैमोफ्लाज के लिए फेक डंजन्स तक क्रिएट कर सकते हैं। लीसा मुझे वार्निंग देती है कि मैं कभी भी अपनी गार्ड डाउन न करूं। अर्ली कैटेक्लिज्म मॉन्स्टर्स रिलेटिवली वीक हैं, इसीलिए वह सजेस्ट करती है कि मैं इस समय का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स हंट करूं और लेवल अप करूं। आखिर मेरी मॉन्स्टर्स बॉडी के साथ मैं लेवल 25 के आसपास के लो टियर मॉन्स्टर्स को आसानी से टेक डाउन कर सकता हूं। तभी लीसा को कुछ सेंस होता है। वह मुझे बताती है कि एक रियल बैटल शुरू होने वाली है। उसके वर्ड्स खत्म होते ही क्लासरूम के बाहर कमोशन मच जाती है। इंसेक्ट्स का एक मैसिव स्वार्म अटैक कर रहा है। वे सिर्फ साइज में बड़े नहीं हैं, उनके एक्सोस्केलेटन्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स पूरी तरह अलग हैं। डिफेंडर्स की कई वेव्स पहले ही गिर चुकी हैं। हर स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भाग रहा है, क्योंकि जब उन्हें वापस भेजा गया था तब उनके सभी स्टैट्स रीसेट कर दिए गए थे। हर कोई वापस लेवल 1 पर है। इसी बीच मैं एक वुडन स्टिक को आधा तोड़ता हूँ, फिर उसे काउंटलेस टाइम्स तेजी से स्विंग करता हूँ। जब मैं रुकता हूँ तब एक सिंपल वेपन तैयार हो चुका होता है। कुछ और वेपन्स क्राफ्ट करने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार होता हूँ। भले ही मेरे पास स्टेल्थ है, फिर भी फाइट के दौरान मुझे नोटिस किया जाएगा। इसलिए मैं लीसा से पूछता हूँ कि क्या अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का कोई तरीका है। वह मुझे पहनने के लिए एक मास्क देती है। मैं 18th फ्लोर से जंप करता हूँ और एक सिंगल किक से एक जायंट मैंटिस को टेक आउट कर देता हूँ। सिस्टम मुझे नोटिफाई करता है। लेवल 13 जायंट मैंटिस को किल किया। 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लेवल 3 तक लेवल अप हुआ और सभी स्टैट्स बढ़ गए। अपने बॉडी में आए चेंजेस को महसूस करते हुए मुझे एहसास होता है कि लेवलिंग अप ऐसा महसूस होता है। भले ही मेरा माना केवल थोड़ा बड़ा है, फिर भी मैं थ्रिल्ड हूँ। उसी मोमेंट मेरे पीछे कुछ और जायंट इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। मैं वुडन स्पीयर पर अपनी ग्रिप धीरे धीरे टाइट करता हूँ और अगले ही सेकंड उसे ब्रूटल फोर्स के साथ थ्रो कर देता हूँ। एक मैसिव एंट मॉन्स्टर उस शेयर पावर से इंस्टेंटली शैटर्ड हो जाता है। मैं दूसरा वेपन निकालता हूँ और एक और एंट को साफ तौर पर आधा काट देता हूँ। अचानक कई जायंट मस्कीटोज दिखाई देते हैं। मैं पहले एक को टेक आउट करता हूँ, लेकिन दूसरा चुपचाप मेरे पीछे आ जाता है और मुझे जोर से जमीन पर पटक देता है। लेकिन 1000 सालों में फोर्ज्ड मेरा बॉडी ऐसी चीज नहीं है जिसे उसका कमजोर माउथ पार्ट नुकसान पहुंचा सके। मेरा बॉडी बहुत पहले ही ह्यूमन लिमिट को ट्रांसेंड कर चुका है। आखिरी मॉस्कीटो को फिनिश करने के बाद एक और मैंटिस मेरे ऊपर दिखाई देता है। वह अपने साइथ क्लॉज से मुझ पर वार करता है, लेकिन मैं आसानी से डॉज कर जाता हूँ। तभी लीसा मुझे अर्जेंटली वार्न करती है। मॉन्स्टर्स की एक ह्यूज वेव मेरी ओर बढ़ रही है। मैं पूरी तरह सराउंडेड हूँ, लेकिन मुझे कोई डर महसूस नहीं होता। मैं अपना वेपन पकड़ता हूँ और मैडमैन की तरह मॉन्स्टर्स को स्लॉटर करना शुरू कर देता हूँ। अब तक मेरा लेवल 6 तक पहुंच चुका है। अचानक मुझे एक थंडरस रोर सुनाई देता है। आसमान से लाइटनिंग की एक बोल्ट जोरदार तरीके से नीचे गिरती है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर्स को ऐश में बदल देती है। मेरे सामने एक गर्ल खड़ी है जिसने भी मास्क पहना हुआ है। उसके दोनों पाल्म्स के बीच अब भी लाइटनिंग क्वाइटली फ्लो कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह मैजिक है। तभी लीसा मुझे उस सोच से बाहर निकालती है और मॉन्स्टर्स को किल करने पर
फोकस करने के लिए कहती है। मेरे पास खड़ी गर्ल अपनी लाइटनिंग को कमांड करती है और बचे हुए मॉन्स्टर्स को धीरे धीरे एक एक करके वाइप आउट करती जाती है। इस तरह लगातार लाइटनिंग कास्ट कर पाने के लिए उसके डिवाइन पावर रिजर्व्स जरूर बहुत बड़े होंगे। मुझे लगता है कि वह भी शायद लेवल अप कर रही है, क्योंकि हर लेवल अप के साथ स्टैमिना रिस्टोर होती है। डिवाइन पावर भी शायद इसी तरह काम करती है। किसी भी तरह ये आखिरी मॉन्स्टर्स हैं। इसे मारने के बाद मैं लेवल 7 तक पहुंच जाता हूं। जब तक मिलिट्री बैकअप के लिए पहुंचती है, सीन पर केवल कॉर्प्सेस का एक ढेर बचा होता है और ठीक उनके सामने एक आदमी पीछे से एक मॉन्स्टर की गटिंग कर रहा होता है। लीसा मुझे बताती है कि चूंकि मैंने बुचरी की स्टडी की है, इसलिए मैं मॉन्स्टर कॉर्प्सेस से मोनोसोन्स निकाल सकता हूँ। वो मुझे बताएगी कि मोनेस आमतौर पर मॉन्स्टर के अंदर कहाँ लोकेटेड होते हैं। जब बहुत से लोग अभी भी मेरी स्ट्रेंथ देखकर स्टन्ड हैं, तब तक मैं एक मौन निकाल चुका होता हूँ। लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि मेरे आसपास पिक्चर्स लेने के लिए एक ह्यूज क्राउड इकट्ठा हो चुका है। तभी लाइटनिंग गर्ल आगे आती है। वह चाहती है कि मैं उसके मॉन्स्टर्स को प्रोसेस करने में उसकी हेल्प करूं। विक्टोरिया के साथ ये मेरी पहली एनकाउंटर है। मैं मना नहीं करता, इसके बजाय मैं पूछता हूं कि मेरा कट कितना होगा। वह डिसाइसिवली जवाब देती है, जब तक मैं कॉर्प्सेस को प्रोसेस करता हूं, सब कुछ का 40% मेरा होगा। ये सुनकर मैं खुशी से अग्री कर जाता हूं। हमारे आसपास मौजूद लोगों से मुझे आखिरकार पता चलता है कि यह गर्ल विक्टोरिया है। उसकी स्ट्रेंथ सच में रूमर्स के बराबर है। ज्यादा देर नहीं लगती और डिसेक्शन पूरा हो जाता है। विक्टोरिया को उसका मैना स्टोन मिल जाता है जैसा वह चाहती थी, साथ ही बहुत सारे मटेरियल्स भी। मैं अपना हिस्सा कंधे पर रखता हूं और वहां से स्लिप अवे करने की तैयारी करता हूं, जबकि सभी लोग अभी भी विक्टोरिया की पावर से मेस्मराइज्ड हैं। लेकिन लीसा मुझे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि बैटल के बाद स्टेल्थ एक्टिवेट होते ही सभी को अचानक रियलाइज होता है कि मैं गायब हूं। वे सभी मानते हैं कि मैं इनक्रेडिबल स्पीड से चला गया, जबकि असल में मैं ठीक उनके पीछे खड़ा हूं। भले ही मैं यही चाहता था, फिर भी इससे मुझे थोड़ा बुरा लगता है। घर वापस आकर मैं अपने गैदर्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करके कुछ डिफेंसिव गियर क्राफ्ट करने की प्लानिंग करता हूँ। फुल आर्मर के लिए पर्याप्त मटेरियल्स नहीं है, लेकिन कम से कम मैं रिस्ट और नी गार्ड्स बना सकता हूँ। हालांकि लीसा मुझे याद दिलाती है कि मॉन्स्टर मटेरियल से इक्विपमेंट क्राफ्ट करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सेफ रहने के लिए मुझे वेट करना चाहिए और बाद में किसी प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन को ढूंढना चाहिए। मुझे इस बात पर बेहद कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस समय अर्थ का बेस्ट क्राफ्ट्समैन शायद मैं ही हूँ। यह देखकर लीसा फिर से साइलेंट हो जाती है। क्या यही वह यूजलेस ह्यूमन है जिसका रीटा ने डिस्क्रिप्शन दिया था? उसका मन सच में करता है कि अभी वापस जाकर रीटा को एक्सपोज कर दे, लेकिन अब चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। इसलिए लीसा पूछती है कि क्या मैं डिवाइन क्राफ्ट के बारे में सीखना चाहता हूँ। इसका मतलब माना स्टोन्स जैसे डिवाइन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट को स्पेशल पावर्स देना है। यह बेसिकली अर्थ की ब्लैक स्मिथिंग के सेम कॉन्सेप्ट जैसा है, लेकिन कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। स्ट्रॉन्गर गियर फॉर्ज करने की टेक्निक होने की बात सुनकर मैं एक्साइटेड होकर लीसा को पकड़ लेता हूँ और उससे मुझे सिखाने की बेगिंग करता हूँ। मेरी सडन मूव से लीसा चौंक जाती है। मुझे पुश करके दूर करने के बाद वह कहती है कि वह मुझे सिखाएगी। फिर लीसा समझाती है कि शुरू करने से पहले मुझे रिक्वायर्ड मटेरियल्स और मैना स्टोन्स या मैना स्टोन्स जैसे प्रॉपर्टीज वाले डिवाइन क्रिस्टल्स तैयार करने होंगे। जब वह देखती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिवाइन क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो वह ड्रैगन शार्ड का एग्जाम्पल देती है, जो मैसिव अमाउंट्स ऑफ डिवाइन पावर से भरा हुआ मटेरियल है। एक बार बेस इक्विपमेंट फॉर्ज हो जाए तो माना स्टोन को पाउडर में ग्राइंड करके सरफेस पर कोट किया जाता है। यह बेसिक डिवाइन इक्विपमेंट का सबसे सिंपल फॉर्म है, लेकिन स्पेशल एबिलिटीज देने वाली डिवाइन क्राफ्ट है। लीसा को लगता है कि मैं इसे पुल ऑफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिस्करेज्ड नहीं होता। मैं फिर भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। यह देखकर लीसा एक नया मेथड बताती है। मैं डिवाइन पावर की जगह बड़ी मात्रा में माना स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिवाइन पावर या माना स्टोन्स कंज्यूम करके मैं वेपन्स को फायर या आइस जैसी स्पेशल पावर्स दे सकता हूँ। मैं वेपन्स को अटैक्स ब्लॉक करते समय स्टैमिना रिस्टोर करने वाला भी बना सकता हूँ। वेपन को किस तरह की एबिलिटी मिलेगी, ये पूरी तरह क्राफ्ट्समैन की विल पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली एबिलिटीज प्रदान करने के लिए एक बेहद स्ट्रॉन्ग डिजायर की जरूरत होती है। मैं गियर क्राफ्ट करना शुरू करता हूँ। बहुत जल्द रिस्ट और नी गार्ड्स की एक पेयर तैयार हो जाती है। उन पर माना स्टोन पाउडर छिड़कने के बाद स्टेटस विंडो मुझे नोटिफाई करती है कि मैंने डिवाइन क्राफ्ट सीख लिया है। लेकिन क्राफ्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी कुछ माना स्टोन बचा हुआ है और मैं उसके अंदर मौजूद डिवाइन पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे आंखें बंद करके फोकस करते देखकर लीसा जेन्युइनली शॉक्ड हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी एबिलिटी देने की कोशिश करूंगा। अपने माइंड में मैं इमेजिन करता हूँ कि इस गियर में मैंटिस की साइड जैसी शार्पनेस हो। जैसे ही यह सफल होने वाला होता है, माना स्टोन पर्याप्त न होने के कारण अटेम्प्ट फेल होने लगता है। यह देखकर लीसा को रिग्रेट की एक चुभन महसूस होती है। एक फ्लैश में वह आगे आती है और मेरे लिए डिवाइन पावर सप्लाई करती है। अगले ही सेकंड मेरे हाथों में मौजूद रिस्ट गार्ड्स में एनर्जी का एक इनॉर्मस सर्ज इकट्ठा हो जाता है। लीसा सोचती है कि फिर भी यह फेल हो गया है,
लेकिन मैं हल्की स्माइल देता हूँ क्योंकि मेरा डिवाइन क्राफ्ट लेवल बढ़ गया है। इसका मतलब है कि इन रिस्ट गार्ड्स में अब एक स्पेशल एबिलिटी मौजूद है। मैं अपना हाथ उठाकर उसे हल्के से स्विंग करता हूँ। पास की आयरन चेन एक इंस्टेंट में साफ कट जाती है। एबिलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने इमेजिन की थी। भले ही लीसा ने मेरी हेल्प की, फिर भी मेरे वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हासिल करना उसे मुझे प्रेज करने पर मजबूर करता है। लेकिन चूंकि मैंने अभी पार्क का स्विंग सेट ही रेक कर दिया है, मैं जल्दी से वहां से भाग जाता हूँ। लीसा स्पीचलेस रह जाती है क्योंकि वह तो उसे मैजिक से आसानी से ठीक कर सकती थी। अगले दिन मैं मॉम को लंबे समय तक समझाता हूँ कि मैं बस वॉक के लिए बाहर जा रहा हूँ। आखिरकार मैं बाहर निकलने में कामयाब हो जाता हूँ। स्ट्रीट के बीच में मैं लीसा से कहता हूँ कि मैं सच में विक्टोरिया को फिर से देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके डिवाइन पावर के कंट्रोल से फैसिनेटेड हूँ। विक्टोरिया की एबिलिटीज दूसरी दुनिया में गए बाकी लोगों की एबिलिटीज से बहुत ज्यादा सुपीरियर लगती हैं। लेकिन लीसा मुझे बताती है कि इसमें इतना स्पेशल कुछ नहीं है। आखिर विक्टोरिया के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। लीसा की नज़र में जो चीज़ वास्तव में स्पेशल है वह यह है कि मैं बिना किसी डिवाइन पावर के मॉन्स्टर कैरोपेसिस प्रोसेस कर सकता हूँ। यहाँ तक कि लीसा भी अमेज्ड हुए बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वह बोलना खत्म करती है, लीसा अचानक रुक जाती है। उसे पीछे मुड़कर देखते हुए मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ। लीसा कहती है कि वह लेवल 35 फ्रॉस्ट वुल्फ के नेतृत्व में मॉन्स्टर्स के एक पैक को अप्रोचिंग सेंस कर सकती है। ये सुनते ही मैं शॉक्ड हो जाता हूँ क्योंकि लीजा ने पहले कहा था कि अर्ली कैटेक्लिज्म में कोई हाई टियर मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए। कोई और चॉइस न होने पर लीसा समझाती है कि उसे कल से ही कुछ ऑफ महसूस हो रहा था क्योंकि कैटेक्लिज्म के सिर्फ दूसरे दिन ही हम जिन मॉन्स्टर्स को किल कर रहे थे वे पहले से लेवल 10 से ऊपर थे। अर्थ में कुछ गलत है। लीसा को एहसास होता है कि आगे चलकर उसे मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ सकूं, वह मुझे तुरंत मूव करने के लिए कहती है। वहां की सिचुएशन अर्जेंट लग रही है। रास्ते में लीसा बताती है कि मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग क्यों हो गए हैं। कैटेक्लिज्म आने से पहले गॉड्स ने ह्यूमैनिटी को रिलोकेट कर दिया था, लेकिन उन्होंने एनिमल्स को अर्थ पर ही छोड़ दिया क्योंकि गॉड्स को लगा था कि एनिमल्स को 10 साल तक अर्थ पर छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी अननोन एरर की वजह से अर्थ की टाइमलाइन सिवियरली मिसअलाइंड हो गई। आखिरकार दूसरी दुनिया में 10 साल बीत गए, लेकिन अर्थ पर 1000 साल गुजर गए। उन 1000 सालों के दौरान क्योंकि मैं मोस्टली अपने टास्क्स पर फोकस्ड था और रीटा मेरे साइड में थी, मैंने टाइम के पैसेज को नोटिस करना पूरी तरह बंद कर दिया। भले ही टाइम रीसेट हो चुका है, फिर भी जो एनिमल्स केवल 10 साल तक जीवित रहने वाले थे वे समहाउ 1000 साल तक सरवाइव कर गए। इसका रिजल्ट अब ऑब्वियस है। अर्थ के एनिमल्स इनक्रेडिबली पावरफुल और कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। जब तक लीसा मुझे उस सीन तक लेकर पहुंचती है, पूरा एरिया ब्लड से ड्रेंच्ड है। लीसा कहती है कि उसने कल ही इसकी रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन जब तक फिक्स नहीं आता वह चाहती है कि मैं मॉन्स्टर्स को वाइप आउट करने का मिशन ले लूं। उसके बाद प्रॉपर रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन इन विशियस वुल्व्स के पैक को देखकर मैं जानता हूं कि यह मिशन आसान नहीं होगा। लकीली ये पैक बहुत स्ट्रांग नहीं है। मेरे पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। मैं अपना आयरन स्पीयर पकड़ता हूँ, हवा में लीप करता हूँ और नीचे मौजूद वुल्व्स के बीच सीधे डाइव कर जाता हूँ। सबसे स्ट्रांग फ्रॉस्ट वुल्फ भी एक ही ब्लो से वहीं मरकर गिर जाता है। कल के लेवल अप्स की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ लगभग 70 मॉन्स्टर्स हैं। लीडर मर चुका है, लेकिन पैक हार नहीं मानता। फिर भी छोटे वुल्व्स मेरे लिए बिल्कुल भी मैच नहीं हैं। जैसे जैसे मैं उन्हें स्लॉटर करता रहता हूँ, मेरे पीछे से हेल्प के लिए क्राइज सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोग जो समय पर इवैक्यूएट नहीं कर पाए अब वुल्व्स से सराउंडेड हैं। दूसरी दुनिया के सेफ हंटिंग ग्राउंड्स के विपरीत इन बीस्ट्स का सामना करते हुए और उनके लेवल्स रिसेट होने के कारण वे फाइट बैक करने के लिए एक भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अपने स्पीयर के साथ चार्ज करता हूँ। सिर्फ एक थ्रस्ट में 2 स्टार्विंग वुल्व्स मारे जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस लेवल 9 पर बढ़ना रुक जाता है क्योंकि क्लास के बिना मैं लेवल 10 तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। थैंकफुली एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता है। उन्हें रेस्क्यू करने के बाद लोग मुझे पहचान लेते हैं। मैं कल एस यूनिवर्सिटी वाला मास्क्ड मैन हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जो निकनेम दिया है वह बेहद घटिया है। वे मुझे एस यूनिवर्सिटी का बोल्ट कहते हैं, अपनी स्पीड के लिए फेमस पावर हाउस। ये सुनकर मुझे क्रिंज होने लगता है। लीसा भी साइड से अपना जैब मार देती है। वुल्व्स को साफ करने के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जो मुझे शॉक कर देता है। ग्रे वुल्व्स में से एक सच में एक आदमी को हॉस्टेज बना लेता है। उसे इतनी स्किल के साथ ऐसा करते देखकर लीसा समझ जाती है कि शायद यह उसका पहली बार नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने इस तरह की चीप ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं। पलक झपकते ही मेरा स्पीयर सीधे ग्रे वुल्फ के आर पार हो जाता है। ये देखकर कि मेरा वेपन चला गया है, वुल्फ पैक एक ऑल आउट अटैक करने की तैयारी करता है।
लेकिन रीटा की ट्रेनिंग की वजह से मेरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी उतना ही इंसेन है। मेरी आयरन फिस्ट्स के नीचे वुल्व्स एक के बाद एक तेजी से डेड होकर गिरने लगते हैं। मैं कुछ ही समय में 70 से ज्यादा वाइल्ड वुल्व्स को खत्म कर देता हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें बुचर करने के लिए तैयार होता हूँ तो स्पीयर काफी ऑकवर्ड लगता है बाद में मुझे एक प्रॉपर बुचरिंग नाइफ बनाना पड़ेगा। इस बार कॉर्प्सेस बहुत ज्यादा हैं, मैं अकेले उन सभी को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए जो मिलिट्री वहां पहुंची थी उसके साथ मैं एक डील करता हूं और माना स्टोन्स के अलावा कुछ मटेरियल्स उन्हें बेच देता हूं। इसी तरह यह हंट खत्म हो जाती है। ज्यादा देर नहीं होती कि मिलिट्री मटेरियल्स की पेमेंट लेकर आ जाती है। वे बेहद जेनरस हैं। लीसा सुझाव देती है कि आगे चलकर मुझे मिलिट्री के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। बैटल के कुछ ही समय बाद स्टेल्थ फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जब मैं कंफर्म कर लेता हूं कि कोई मुझे देख नहीं सकता तो मैं धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता हूं। मुझे अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। मुझे यकीन है कि आगे आने वाले मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। घर के पास पहुंचने के बाद लीसा मुझे स्टेटस विंडो खोलने के लिए गाइड करती है। अब अपनी क्लास चुनने का समय है। अभी मेरे पास चुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ऑप्शंस हैं। मैं असैसिन को तुरंत रूल आउट कर देता हूँ। केवल स्टेल्थ ही काफी है। और इस बार लीसा मुझे बताती है कि जब मैं डिवाइन पावर को कंट्रोल करने लगूंगा तब स्टेल्थ एक एक्टिव स्किल बन सकता है। कुल 20 क्लासेस चुनने के लिए हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पाता, इसीलिए मैं लीसा से पूछता हूँ कि क्या उसके पास कोई रिकमेंडेशन है। ये संख्या एंजल को सरप्राइज कर देती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सो कॉल्ड आओसिक रिकॉर्ड को पहली बार देखते ही मेरे पास पहले से ही 23 क्लासेस अवेलेबल होंगी। अगर मैं थोड़ी देर और वेट करता तो ये संख्या शायद 40 तक भी पहुंच सकती थी। कुछ मिनट सोचने के बाद लीसा मुझे 2 ऑप्शंस देती है, एक लांसर है और दूसरा मार्शल आर्टिस्ट। आखिरकार स्पीयर टेक्निक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही वे चीजें हैं जिनकी मैंने हमेशा ट्रेनिंग की है। भले ही उस समय मुझे लगातार ब्रूटली बीटन अप होना पड़ता था, लीसा को लगता है कि मैं बेहद लकी हूँ। किसी एंजल से डायरेक्टली कॉम्बैट सीखने का चांस बहुत कम लोगों को मिलता है। वह मुझे यह भी कहती है कि मुझे इसे लेकर ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जब मेरा लेवल और हायर हो जाएगा तो मुझे सेकंड और थर्ड चांस मिलेगा सब असिस्ट चुनने का। आखिर में मैं अपना माइंड बना लेता हूँ और लांसर चुनता हूँ। इस क्लास को चुनने की एक वजह यह भी है कि मैं वेपन का इस्तेमाल जारी रखना चाहता हूँ। किसी भी तरह देखें, लांसर की डिस्ट्रक्टिव पावर निश्चित रूप से मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं कंफर्म दबाता हूँ विंडो पर कुछ स्ट्रेंज होता है। मैं तुरंत लीसा को बताता हूँ कि एक नया ऑप्शन सामने आया है। ये ब्लड लांसर नाम की क्लास है। ये देखकर लीसा तुरंत स्टन्ड हो जाती है। जिसके सामने कोई मॉडिफायर लगा हो वह एक यूनिक क्लास होती है। ये हर चुने गए इंडिविजुअल के लिए कस्टम टेलर्ड क्लास होती है जिसकी पावर ओरिजिनल क्लास से बहुत ज्यादा होती है। लीसा इंसिस्ट करती है कि मुझे ब्लड लांसर जरूर चुनना चाहिए। यूनिक क्लासेस को लेवल अप करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उनकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। जैसे ही मैं कंफर्म दबाता हूँ मेरे स्टोर्ड एक्सपीरियंस की वजह से मेरा लेवल सीधे 18 तक पहुंच जाता है, लेकिन लगभग तुरंत मुझे पता चलता है कि ब्लड लांसर सिलेक्ट करने के बावजूद यह ब्लर लांसर में बदल गया है। इसका इफेक्ट ये है कि स्टेल्थ में रहते समय अटैक पावर 10% बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास मौजूद कॉस्मिक लेनर टाइटल की वजह से असाइनमेंट प्रोसेस के दौरान क्लास बदल गई। जब मुझे पता चलता है कि मुझे बैड आस ब्लड लांसर नहीं मिला तो मुझे तुरंत रिग्रेट होता है, लेकिन अब दोबारा सिलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। फिर क्लास कंफर्म करने के बाद पावर का एक सर्ज मेरे पूरे बॉडी में फैल जाता है। मेरी फिजिक और भी स्ट्रांग हो जाती है। लीसा के एस्टिमेट के अनुसार मेरी करंट ग्रोथ रेट को देखते हुए सेकंड क्लास एडवांसमेंट पर भी मैं डिवाइन पावर हासिल करने में फेल हो सकता हूँ, और इस बार मेरी क्लास चेंज के साथ कोई नई एक्टिव स्किल्स नहीं आई। लकीली लीसा की बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिलती है। वह कहती है अगर सेकंड क्लास एडवांसमेंट पर भी मुझे कोई स्किल नहीं मिलती तो विंडो इसे ट्रैक करती रहेगी। तीसरे क्लास एडवांसमेंट तक पहुंचते पहुंचते मुझे पावरफुल स्किल्स मिलना गारंटीड है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसे समझने के बाद लीसा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वह मुझे मॉन्स्टर्स को लगातार वाइप आउट करने के लिए बाहर ले जाना चाहती है। मेरे अलावा भी दूसरे एजेंट्स हैं जिन्होंने इस मिशन को लिया है, इसलिए मुझे केवल अपने एरिया को हैंडल करना है। मैं लीसा से पूछता हूँ और सच में विक्टोरिया भी मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए असाइंड एजेंट्स में से एक है। ये वही मिशन है जो हेवंस ने हमें दिया है। अगर मैं दूसरों से ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करता हूँ तो रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। हम जल्दी ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारे सामने एक मैसिव ब्राउन बेयर खड़ा है। उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का सामना करते हुए ज्यादातर लोग केवल अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं एक्साइटेड होकर अपना आयरन स्पीयर उठाता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं वॉर कर पाऊं एक बहुत बड़ा बूम और ट्रेमर अचानक पूरे एरिया को हिला देता है। मुझे लगता है कि मिलिट्री ने अभी रॉकेट्स फायर किए हैं, लेकिन लीजा धीरे से आगे की ओर इशारा करती है। ये सारी शेकिंग खुद ब्राउन बेयर कर रहा है। वह मिलिट्री से लड़ रहा है। इन अटैक्स के सामने ब्राउन बेयर उन्हें ऐसे ले रहा है जैसे कोई टिकल हो। पहले की न्यूज में बताया गया था कि गवर्नमेंट ने सिटी की प्रोटेक्शन के लिए कई एबिलिटी यूजर्स को बुलाया है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया।
सोल्जर्स को टिके रहने में असमर्थ देखकर मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ। मुझे अभी भी खड़ा देखकर लीसा मुझे वहां जाने के लिए कहती है, लेकिन मैं सही मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। जब स्टेल्थ एक्टिवेट होता है, मेरा अटैक 10% बढ़ जाता है और स्पीयर टेक्निक्स इस्तेमाल करने से मुझे एक और 10% अटैक बोनस मिलता है। इन दोनों बफ्स के साथ जाहिर है मुझे उनके पूरी तरह स्टैक होने तक वेट करना होगा। फिर जब मॉन्स्टर ध्यान नहीं दे रहा हो तब फेटल ब्लो देना होगा। जब तक ब्राउन बेयर मुझे नोटिस करता है तब तक डॉज करने में बहुत देर हो चुकी होती है। एक पल में मैं उसके सिर में सीधे स्टैब कर देता हूँ। ओवरवेलमिंग फोर्स ब्राउन बेयर की हाइड को सीधे पियर्स कर देती है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बीस्ट केवल एक हिट से डाउन नहीं होगा। आखिरकार लीसा के अनुसार ब्राउन बेयर पहले से ही एक सेकंड टियर मॉन्स्टर है। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूँ और पीछे मौजूद सोल्जर्स और हंटर्स से यहाँ से निकल जाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अब जो फाइट होने वाली है उसमें ऑर्डिनरी पीपल इंटरफियर नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग ली हो, अर्थ की करंट सिचुएशन उनकी क्षमता से बाहर है। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए ब्राउन बेयर को एहसास होता है कि मैं उसका सबसे बड़ा थ्रेट हूँ। मैं ब्राउन बेयर की अचानक आई रेड एनर्जी वेव को डॉज करता हूँ, अपने स्पीयर को कसकर पकड़ता हूँ और पूरी ताकत से थ्रस्ट करता हूँ। ये स्ट्राइक सीधे उसके पॉ पर टारगेटेड है। इस बीच मेरे सिर के ऊपर बैठी लीसा ऐसी दिख रही है जैसे वह अपनी लाइफ का सबसे मजेदार समय एंजॉय कर रही हो। उसे यह थ्रिलिंग लगता है। 2 बार घायल हो चुका ब्राउन बेयर अब हद से ज्यादा फ्यूरियस है, लेकिन वह मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे बस सही ओपनिंग ढूंढनी है। जैसे ही ब्राउन बेयर एक वीक स्पॉट एक्सपोज करता है, मैं अपनी पूरी ताकत उसमें चैनल कर देता हूँ। अगले ही सेकंड मेरा स्पीयर उसके स्कल के ऊपर सीधे घुस जाता है। ये डेवास्टेटिंग ब्लो उसे आर पार पियर्स कर देता है और वहीं मार डालता है। मुझे एक्सपीरियंस का भी एक मैसिव चंक मिलता है, जिससे मैं सीधे लेवल 23 तक पहुंच जाता हूं और मुझे क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल भी मिलती है। लीसा मेरी स्ट्रेंथ से बहुत प्लीज्ड है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं एक सेकंड टियर लेवल 54 ब्राउन बेयर को केवल 3 स्पीयर थ्रस्ट्स में डाउन कर दूंगा। और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, बुचरिंग टाइम। लेकिन अचानक ब्राउन बेयर का बॉडी एक साइज छोटा हो जाता है। पता चलता है कि उसका जायंट फॉर्म उसकी जायंटिफिकेशन स्किल थी, जो उसके मरते ही खत्म हो गई। जब मैं लीसा के साथ नई स्किल के बारे में डिस्कस कर रहा होता हूँ, तभी पीछे से एक छोटी व्हीकल आकर रुकती है। बाहर निकलने वाले लोग ऐसे लगते हैं जैसे आखिरकार फैशनेबली लेट होकर एबिलिटी यूजर्स पहुंच ही गए हों। मॉन्स्टर पहले ही मर चुका है। ये सुनकर उनमें से एक बेशर्मी से दावा करता है कि सेकंड टियर मॉन्स्टर्स में कुछ खास नहीं होता, जबकि मैं बेयर के बॉडी को प्रोसेस करने में बिजी हूँ और वे ब्राउन बेयर पर फोकस कर रहे थे। तभी उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ती है, जो उसके पास खड़ा हूँ। उनके रूड क्वेश्चंस का सामना करते हुए मेरा जवाब देने का कोई मन नहीं करता। आखिरकार मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और इन सोशल बटरफ्लाइज के साथ चैटिंग करने में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ ही पल बाद मैंने बेयर हाइड का एक ढेर कलेक्ट कर लिया। हालांकि दुख की बात है कि इस मॉन्स्टर ने कोई मॉन ड्रॉप नहीं किया। फिर एक सोल्जर मेरे साथ कुछ इंटेल शेयर करता है। पता चलता है कि कंट्री में ऐसी एप्स हैं जो मिलिट्री द्वारा ट्रैक की गई मॉन्स्टर साइटिंग्स की इन्फॉर्मेशन को सीधे मैप पर डिस्प्ले कर सकती हैं। उसे उम्मीद है कि इससे मेरी हंटिंग में मदद मिलेगी। ये सुनकर मैं उसे धन्यवाद देता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। मैं अपना फोन खोलकर चेक करता हूँ कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। मेरे सरप्राइज के लिए इस समय 3 अलग अलग एरियाज पर मॉन्स्टर्स का अटैक चल रहा है। मेरी चिंता देखकर लीसा मुझे कहती है कि इसके बारे में ज्यादा ओवरथिंक मत करो, बस उन सभी को वाइप आउट कर दो। यह सुनकर मैं हेजिटेशन छोड़ देता हूँ और तुरंत निकल पड़ता हूँ। कुछ समय बाद मैं मॉन्स्टर्स की 3 वेव्स पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन गेन्स डिसअपॉइंटिंग है। मेरा लेवल कुल मिलाकर केवल 1 ही बढ़ा है। भले ही ये 3 वेव्स ब्राउन बेयर से कंपेयर नहीं की जा सकती। इसकी वजह मेरी यूनिक क्लास है। अगर मेरी नॉर्मल क्लास होती तो लीसा के एस्टिमेट के अनुसार मैं अब तक लेवल 3 पर होना चाहिए था। लकीली मैंने मटेरियल्स की एक ह्यूज अमाउंट जरूर कलेक्ट की है। मैं उन सभी को मिलिट्री को सेल कर देता हूँ। अब मेरे पास जितना कैश है उसे मैं जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर सकता। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है, मुझे अपनी विंडो पर एक नया मैसेज दिखाई देता है। उसमें लिखा है, दूसरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड लिंक रिस्टोर हो गया है। अब से लोग पर्सनली अपनी फॉर्मर अदर वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, वहां मिशंस कंप्लीट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। ये मैसेज देखते ही मेरी विजन ब्लैक हो जाती है। मैं जल्दी से लीसा को ढूंढने जाता हूँ और पूछता हूँ कि इसका क्या मतलब है। वह समझाती है कि अर्थ के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए हायर अप्स ने ह्यूमंस को वापस अदर वर्ल्ड भेजने का फैसला किया है ताकि वे सेफली एक्सपीरियंस स्टैक कर सकें। बाकी सभी लोग जब चाहें अदर वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ जो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात मुझे अंदर तक हिट करती है। लीसा बस अपना हाथ हिलाती है। उसके हिसाब से मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ, इसलिए इससे मेरी लाइफ पर वास्तव में कोई असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक मेरी सिचुएशन की बात है, लीसा कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती, रूल्स वह नहीं बनाती। लीसा की बातें सुनकर मैं डाउन हो जाता हूँ, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं एक्सेप्ट न कर सकूं। मैं बस अदर वर्ल्ड नहीं जा सकता। लेकिन तभी लीसा अचानक कहती है कि अदर वर्ल्ड जाना इम्पॉसिबल नहीं है।
जब तक मैं धीरे धीरे एक हायर बीइंग नहीं बन जाता, तब तक मैं न केवल अदर वर्ल्ड विजिट कर पाऊंगा बल्कि सेलेस्टियल रेल्म में भी ट्रैवल कर सकूंगा। तब तक मैं एंजल्स के बराबर हो जाऊंगा और रीटा को एक बार फिर देख पाऊंगा। उसकी बातें मुझे बहुत कंफर्ट देती हैं। मॉम और डैड के साथ डिनर करते समय मेरी नज़र एक न्यूज़ रिपोर्ट पर पड़ती है। पूरी दुनिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है। स्कूल और वर्क सहित सभी आउटडोर एक्टिविटीज टेम्पररीली सस्पेंडेड हैं। ये न्यूज़ देखकर मुझे समझ आता है कि कंट्री अब लोगों की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं मॉम और डैड को सेफ्टी के लिए फिर से अदर वर्ल्ड चले जाने का सुझाव देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अकेले ठीक से मैनेज कर सकता हूँ। तभी मॉम कहती है कि न्यूज़ में दिखाई देने वाला इंसान जरूर मैं ही हूँ, द मास्क्ड मैन। मेरा शॉक्ड फेस देखकर वह कहती है कि फुटेज पहली बार देखते ही उसे पता चल गया था कि वह मैं हूँ। आखिर में मॉम और डैड मेरी बात मान लेते हैं और अदर वर्ल्ड चले जाते हैं। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि लीसा भी जा रही है। उसे मिशन रिवॉर्ड लेने के लिए हेवंस में वापस जाना है। जाने से पहले मैं उससे कुछ आइसक्रीम वापस लाने के लिए कहता हूँ। इससे लीसा थोड़ी पजल्ड हो जाती है। उसके दूर रहने के दौरान मैं अपने पास मौजूद पैसे का इस्तेमाल करके एक नया बेस ऑफ ऑपरेशन सेटअप करता हूँ, जहाँ मैं तरह तरह के मटेरियल्स प्रोसेस करता हूँ। कुछ दिनों बाद लीसा वापस लौटती है। सरप्राइजिंगली वह अपने ट्रू फॉर्म में दिखाई देती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि वह मुझे इस मिशन का रिवॉर्ड देने वाली है। जैसे ही मैं लीसा का हाथ पकड़ता हूँ, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। हेवंस एजेंट मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड ऑल स्टैट्स +1, यू हैव ऑल्सो ऑब्टेन्ड द इटर्नल फ्लेम। जैसे ही मैं पूछने वाला होता हूँ कि इटर्नल फ्लेम क्या है, मैं लीसा को डिस्गस्टेड लुक के साथ अपने हाथ पोंछते हुए देखता हूँ और वह कहती है, इटर्नल फ्लेम, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ऐसी फायर है जो कभी बुझती नहीं। यह न केवल हेवन की सबसे प्रेशियस फ्लेम है, बल्कि हाई टियर इक्विपमेंट फॉर्ज करने के लिए एक एसेंशियल टूल भी है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे रीटा ने तुम्हारे लिए केयरफुली चूज किया था। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर तुरंत स्माइल आ जाती है। रीटा हमेशा ठीक ठीक जानती है कि मुझे क्या चाहिए। हेवन की इस ट्रिप में लीसा ने ये रीजन भी पता लगा लिया कि मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग क्यों हो गए हैं, क्योंकि गॉड्स अपनी पावर का इस्तेमाल टाइम को फ्रीज करने के लिए करते हैं। अर्थ पर मौजूद हर लिविंग बीइंग उनकी पावर से अफेक्टेड हुआ था। इन 8000 ईयर्स के दौरान सभी क्रीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कहीं ज्यादा सैवेज हो गए हैं। इसके बाद लीसा मेरे लिए एक नया मिशन लेकर आती है। मुझे एक एनाहिलेशन ट्रैप क्राफ्ट करना है जो ऑटोमेटिकली मॉन्स्टर्स को ल्यूर करके अंदर लाएगा। फिर एक डंजन की तरह यह उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर देगा और उनमें से एक एक को वाइप आउट कर देगा। अर्थ को इस क्राइसिस से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है। जाहिर है, टास्क जितना हार्डर होगा, रिवॉर्ड उतना ही ग्रेटर होगा। इसके बारे में सोचते हुए चौथे दिन मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी को एक कॉर्नर में धकेल देंगे। अगर मैंने इसे इग्नोर किया तो मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे। लेकिन लीसा को लगता है कि उसे मेरा आंसर पहले से ही पता है। वह तुरंत मटेरियल से भरी एक पूरी सैक निकालती है। अंदर ऑस्ट्रिच एग्स के साइज के मैजिक स्टोन्स हैं, साथ ही हेवन एक्सक्लूसिव मेटल्स के 3 टाइप्स हैं। लेकिन जो चीज मुझे और भी ज्यादा एक्साइट करती है वह यह है, हेवन के फाइनेस्ट क्राफ्टिंग टूल्स का एक सेट और आखिर में यह कॉम्प्लेक्स क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट। ये हाई ग्रेड आइटम्स मेरे शरीर के अंदर फॉर्जिंग इंस्टिंक्ट को तुरंत अवेकन कर देते हैं। उसी समय मैं लीसा से अपना रिवॉर्ड पहले से प्रिपेयर करने के लिए कहता हूँ। यह देखकर लीसा हल्की स्माइल देती है और कहती है, यह रिवॉर्ड डेफिनेटली मुझे उड़ा देने वाला है। ये सुनते ही मैं तुरंत अपना फॉर्जिंग आउटफिट पहन लेता हूँ। अब बैठकर मुझे काम करते हुए देखो। मैं सबसे बड़ा मैजिक स्टोन उठाता हूँ और उसे इटर्नल फ्लेम में डाल देता हूँ। जैसे ही फायर उस स्टोन को पूरी तरह मेल्ट कर देती है, मैं अपना हैमर उठाता हूँ और उस पर एग्जैक्टली 81 बार स्ट्राइक करता हूँ। तभी जाकर मैं इस छोटे क्यूब की शेपिंग पूरी करता हूँ। लीसा मेरी फॉर्जिंग स्किल्स को स्टन्ड साइलेंस में देखती रहती है। वह कहती है कि अगर मेरी क्लास को ब्लैकस्मिथ में चेंज कर दिया जाए तो शायद मैं ऐसे वेपन्स फोर्ज कर सकूं जो गॉड्स को चैलेंज करने में केपेबल हों। लेकिन यह ट्रैप का केवल बेस फॉर्म है। अब मुझे ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें स्पेशल पैटर्न्स कार्व करने हैं। मुझे अपने काम पर इतनी सीरियसनेस से फोकस करते देखकर लीसा समझने लगती है कि रीटा एक हायर एंजल होने के बावजूद मेरे जैसे लोअर बीइंग के प्यार में क्यों पड़ी होगी। कुछ आवर्स बाद मैं अचानक अपना कार्विंग नाइफ नीचे रख देता हूँ। मेरे हाथों में इंट्रिकेट पैटर्न्स से कवर्ड एक ग्लोइंग क्यूब हवा में उठने लगता है। उसी समय मुझे लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल भी मिल जाता है। इसका इफेक्ट मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को 20% बूस्ट करता है। लीसा जब मेरे हाथों में मौजूद डिवाइन क्यूब को देखती है तो उसकी आंखों में डिसबिलीफ भर जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसे इतनी जल्दी फिनिश कर दिया। असल में मैंने लगातार 5 आवर्स तक काम किया था। ये सुनकर लीसा को आखिरकार एहसास होता है कि वह सच में मुझे इतने लंबे समय से काम करते हुए देख रही थी। क्यूब को अपने हाथों में पकड़ने के बाद लीसा समझ जाती है कि मेरा काम फ्लॉलेस है, लेकिन मुझे कॉकी होने से रोकने के लिए वह कहती है कि यह पीस केवल बेयरली पॉसिबल है।
अब केवल फाइनल स्टेप बाकी है, डिवाइन क्राफ्ट फेज। लेकिन इसके लिए लीसा को हेल्प के लिए अपने फेलो एंजल्स को बुलाना होगा। ठीक उसी समय मैं उम्मीद कर रहा होता हूँ कि रीटा भी आएगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी जगह दूसरे एंजल्स दिखाई देते हैं। वे एक साथ इकट्ठा होकर डिवाइन क्राफ्ट की डिटेल्स डिस्कस करते हैं और साथ ही इस बात पर हैरान होते हैं कि एक मियर ह्यूमन ने एनाहिलेशन ट्रैप क्राफ्ट कर लिया। जब सब कुछ रेडी हो जाता है, मैं एनर्जी स्टोन को हाथ में पकड़े खड़ा रहता हूँ और दोनों एंजल्स का इंतजार करता हूँ, लेकिन वे बस मुझे याद दिलाते हैं कि एनाहिलेशन ट्रैप को कंप्लीट करने के लिए मुझे केवल एक फर्म विल बनाए रखने की जरूरत है, बाकी सब उन पर है। जल्द ही दोनों एंजल्स अपने हाथ मेरे शोल्डर्स पर रख देते हैं। अगले ही सेकंड डिवाइन पावर की एक वेव हर डायरेक्शन से मेरे अंदर सर्ज करने लगती है। यही हायर बीइंग्स की पावर है। ओवरवेलमिंग डिवाइन पावर, ऐसा महसूस होता है जैसे वह मुझे पूरी तरह क्रश कर देगी। मुझे स्ट्रगल करते देखकर लॉन्ग हेयर्ड एंजल हल्का हंसता है और कहता है, तुम इतनी पावर भी हैंडल नहीं कर सकते। मैं तुरंत उसे जवाब देता हूँ, मेरे लिए यह लेवल कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी पूरी ताकत इस चीज को क्राफ्ट करने पर फोकस करनी होगी जिसका मॉन्स्टर्स रेजिस्ट नहीं कर सकें। ऐसी चीज जो उन एनिमल्स को अट्रैक्ट करे जो 1000 ईयर्स से लोनली हैं। जैसे ही मैं उस विल को लॉक कर देता हूँ जिसे मैं इम्प्रिंट करना चाहता हूँ, उसी पल मेरे अंदर एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है। ब्रिलियंट लाइट के एक बर्स्ट के बाद एक और भी ज्यादा इंट्रिकेट क्यूब धीरे धीरे ऊपर उठता है। इसमें 2 रेयर एट्रीब्यूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ये रैंडम बोनस एट्रीब्यूट्स हैं जो डिवाइन क्राफ्ट इस्तेमाल होने पर अपीयर होते हैं। ये ट्रैप की पावर को मैसिवली बूस्ट कर देते हैं। एंजल्स मेरी फॉर्जिंग क्राफ्ट्समैनशिप की प्रेज करते हैं। अब एंजल्स के साथ बाहर निकलकर ट्रैप को प्लेस करने का टाइम है। जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं, हमारे सामने एक अपोकलिप्टिक सीन होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स अर्थ को इस तरह टेयर अपार्ट कर देंगे। ज्यादा देर नहीं लगती और एंजल्स एक खुले माउंटेन टॉप पर एक सूटेबल स्पॉट ढूंढ लेते हैं। लीसा अपने हाथ में मौजूद क्यूब को हवा में टॉस कर देती है। वहां हवरिंग डिवाइन क्यूब तुरंत मैसिव एनर्जी रेडिएट करने लगता है। अगले ही सेकंड वह डस्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसके तुरंत बाद मुझे ग्राउंड के अंदर से एक वायलेंट ट्रेमर गुजरता हुआ महसूस होता है। उसी समय मॉन्स्टर्स जैसे किसी इरेजिस्टिबल चीज से ड्रॉन होकर पैक्स में रेस करना शुरू कर देते हैं और ट्रैप की ओर मैडली चार्ज करते हैं। एंजल्स इस तरह के ट्रैप को डंजन कहते हैं। इफेक्ट उम्मीदों से भी ज्यादा एक्सीड करता देखकर लॉन्ग हेयर्ड एंजल एक बार फिर मेरी ट्रैप मेकिंग टैलेंट की प्रेज करता है। इस बीच लीसा उसी समय दूसरे रीजन्स में डंजन्स एक्टिवेट करती है। भले ही पुराने डंजन्स अब काम नहीं करते, लीसा पहले ही मैजिक का इस्तेमाल करके मेरे क्राफ्टेड डंजन की ऑरा उनमें ट्रांसफर कर चुकी है। उनसे अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म करने के बाद मैं इन मॉन्स्टर्स को उनकी मौत की ओर मार्च करते हुए नीचे देखता हूँ और मेरे सीने में सैडनेस की एक लहर उठती है। वे भी मेरी तरह 1000 ईयर्स तक सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन अंत में एंजल्स और गॉड्स उन्हें भी कितनी आसानी से अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। ह्यूमंस भी अलग नहीं हैं। हमारे पास रेजिस्ट करने की कोई जगह ही नहीं थी। हमें एक पल में दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। हम सभी बस गॉड की हथेलियों में प्ले थिंग्स हैं। आखिरकार मेरी एक गलती ने मुझे पूरे 1000 ईयर्स के लिए अर्थ पर अकेला छोड़ दिया था। उन 1000 ईयर्स में अगर रीटा नहीं होती तो शायद मैं पागल हो गया होता, लेकिन अब रीटा भी मेरे साइड में नहीं है। यही वजह है कि मुझे और भी स्ट्रांग बनना होगा, इतना स्ट्रांग कि कोई मुझे अपने हिसाब से पुश न कर सके और कोई चीज मुझे चेन डाउन न कर सके, और एक दिन मैं सच में कंप्लीट फ्रीडम को अपने हाथों में पकड़ सकूं। लेकिन अर्थ अभी भी डेंजर से भरी हुई है, इसलिए डैड और मॉम वापस नहीं आए हैं। हालांकि उनके रिच लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उन्हें अदर वर्ल्ड में अच्छी तरह रह पाने में सक्षम होना चाहिए। डंजन कंप्लीट होने के बाद लीसा मेरी मदद करने के लिए फिर से अपने मिनी फॉर्म में श्रिंक हो जाती है। ओरिजिनली अर्थ की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए 27 और डंजन्स की जरूरत थी, लेकिन बाकी एंजल्स पहले ही वापस जा चुके हैं। लीसा इसका रीजन बताती है। इस तरह का एनाहिलेशन ट्रैप क्राफ्ट करने में मैसिव अमाउंट ऑफ माना कंज्यूम होता है। पहले वाले दोनों एंजल्स की माना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उन्हें रिकवर करने में कुछ डेज लगेंगे। यह सुनकर मैं पूछता हूँ कि क्या वह उनकी जगह दूसरे एंजल्स को नीचे भेज सकती है, जैसे वह एंजल जिसके बारे में मैं लगातार ड्रीम करता हूँ, रीटा। मेरा एक्सप्रेशन देखकर लीसा तुरंत मेरी फैंटेसी को शट डाउन कर देती है, क्योंकि रीटा ने मेरे लिए अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब वह काम में पूरी तरह बेरीड है और इस समय अर्थ पर नीचे नहीं आ सकती। कुछ देर रीटा के बारे में पूछने के बाद मैं अपने बेस वर्कशॉप की ओर जाने और कुछ प्रेप वर्क करने का फैसला करता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मेरी मोटिवेशन तुरंत शूट अप हो जाती है। आज मैं पहले कुछ ट्रैप्स तैयार करूंगा और एंजल्स के वापस आने के बाद उन्हें फाइनलाइज करूंगा। इस बीच लीसा वर्क बेंच पर रखे मटेरियल्स को लॉस्ट इन थॉट होकर देखती रहती है। मेरी पिछली स्टेलर परफॉर्मेंस को देखते हुए लीसा मुझे एक छोटा गिफ्ट देने का फैसला करती है। वह एक स्पेल कास्ट करके मेरे कलेक्टेड हाइड्स की क्वालिटी अपग्रेड कर देती है। अपने हाथों में इन परफेक्ट हाइड्स को देखकर
इक्विपमेंट फॉर्ज करने की मेरी अर्ज ट्रैप्स बनाने के प्लान को पूरी तरह ओवरराइड कर देती है। हाइट्स को मेजर करने के बाद मैं उन्हें ग्लव्स और बूट्स में बदलने का फैसला करता हूँ। कुछ हैमरिंग और ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल कम समय में मैं रेयर ग्रेड फ्रॉस्ट वुल्फ ग्लव्स और बूट्स की एक पेयर फिनिश कर देता हूँ। क्योंकि इस तरह का डिफेंसिव गियर पहनने पर बहुत स्टफी हो जाता है, मैं उनमें वेंटिलेशन एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ। मुझे इतनी जल्दी फिनिश करते देखकर लीसा इस बात से अमेज्ड है कि मेरी स्किल्स कितनी तेजी से इम्प्रूव हुई हैं। इसके बाद मैं पहले कलेक्ट की गई बेयर हाइट का इस्तेमाल आर्मर क्राफ्ट करने के लिए करता हूँ। मेरे पास बैठी लीसा मुझे काम करते हुए एक वार्म सैटिस्फाइड स्माइल के साथ देखती रहती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं लगातार पूरे एक दिन तक वहां बैठकर काम करता रहूंगा। एंजल होने के बावजूद लीसा को थोड़ी नींद आने लगी है, लेकिन मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं है। आर्मर मेरा मेन है। मेरी ब्रूटल स्ट्राइक से हिट होकर मॉन्स्टर टैंक को बेबस होकर नीचे गिरा देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद मुझे डेंजर की एक सीरियस वेव महसूस होती है। मॉन्स्टर को फेटल वूंड नहीं लगी थी। एनरेज्ड होकर वह पेन को सहते हुए मुझ पर स्वाइप करता है। लकीली मैं समय पर रिएक्ट करता हूँ और आसानी से डॉज कर लेता हूँ। सोल्जर्स मॉन्स्टर के वुंडेड होने के मोमेंट का फायदा उठाते हुए उस पर बुलेट्स की एक टॉरेंट बरसा देते हैं। इस बीच मैं उस टैंक के पीछे दौड़ता हूँ जिसे फेंक दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर 2 सोल्जर्स हैं जो पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। मैं टैंक का ऊपर वाला हिस्सा खोलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे पकड़ें और यहाँ से निकल जाए। उन्हें रेस्क्यू करने के बाद मैं हवा में लीप करता हूँ और अगले ही सेकंड जोर से जमीन पर लैंड करता हूँ। अभी अभी डेथ को चीट करके बचे सोल्जर्स सांस लेते हुए मुझे धन्यवाद देते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि वे मेरे लॉयल फैंस बनना चाहते हैं, लेकिन अब रिकवर हो चुका मॉन्स्टर क्लियरली मुझे नोटिस कर चुका है। ऐसा लगता है कि वह सबसे पहले अपने सबसे डेंजरस एनिमी को खत्म करने वाला है। ये देखकर मैं अपने पीछे मौजूद दोनों सोल्जर्स से पहले चले जाने के लिए कहता हूँ। लीसा वरीड होकर कहती है कि मॉन्स्टर ने मेरी प्रेजेंस को पहले ही लॉक ऑन टू कर लिया है, इसलिए स्टेल्थ अब एक्टिवेट नहीं हो सकता। मैं उससे कहता हूँ कि वरी मत करो, क्योंकि मैं यहाँ उसका हेड ऑन सामना करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड होकर आया हूँ। जैसे ही हमारी बैटल शुरू होने वाली होती है, आसमान से लाइटनिंग का एक टेरिफाइंग बोल्ट गिरता है। अगले ही सेकंड वह सीधे मॉन्स्टर के सिर के टॉप पर जा टकराता है। जो वहां पहुंची है वह विक्टोरिया है, जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा था, और इस बार वह सच में अपना रियल फेस दिखाते हुए आई है। हालांकि विक्टोरिया का हिट लेने के बाद लेपर्ड अपना गुस्सा मुझ पर निकालने का फैसला करता है। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। एक क्विक बैक फ्लिप के साथ मैं उस टेरिफाइंग अटैक को डॉज कर देता हूँ, लेकिन लेपर्ड उस मोमेंट को पकड़ लेता है जब मैं एयर इमिट करता हूँ और ब्रूटल फोर्स के साथ अपना सिर मुझसे टकरा देता है। ये सीन देखते हुए अपने जेट में बैठी विक्टोरिया मेरे लिए कोल्ड स्वेट में आ जाती है, लेकिन नीचे मौजूद लोग जल्दी ही नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं उछला था। मैंने जानबूझकर लियोपर्ड को मुझे अटैक करने के लिए बेट किया था, ताकि मैं अपने आर्मर के बिल्ट इन स्पाइक काउंटर से काउंटर कर सकूं। अचानक निकले स्पाइक्स लियोपर्ड पर एक और हेवी ब्लो कर देते हैं। अगले ही सेकंड वह मेनियक की तरह स्प्रिंट करना शुरू कर देता है, मुझे गिराने की कोशिश करते हुए। वह अपने सामने मौजूद एक बिल्डिंग में हेड फर्स्ट भी टकरा जाता है, लेकिन मैं बहुत पहले ही उसकी प्लान समझ चुका था। ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं उसे अपनी मर्जी चलाने दूं। मैं हवा में लीप करता हूं और मोमेंटम का इस्तेमाल करके लियोपर्ड की ओर लंच करता हूं। अगले ही मोमेंट मेरा आयरन स्पीयर एक और क्रिटिकल स्ट्राइक करता है और लियोपर्ड के बॉडी को सीधा भेद देता है। एक के बाद एक हिट खाते हुए लियोपर्ड अब स्ट्रगल करने लगा है। मिलिट्री टैंक्स एक साथ उस पर फायर खोल देते हैं और ग्राउंड पर मौजूद लो लेवल लोग भी रश करके अटैक करने लगते हैं। नॉर्मली लो टियर अटैक्स का सेकंड टियर मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन एक एलिफेंट भी 10 लाख चींटियों के बाइट से गिर सकता है, और ये लेपर्ड अब अपनी पीक से बहुत दूर है। मुझे लगा लेपर्ड अब फाइट बैक करने के लिए बहुत वीक हो चुका है, लेकिन लीसा अचानक मुझे फिनिशिंग ब्लो के लिए रश करने को कहती है, क्योंकि ये लेपर्ड 3rd टियर मॉन्स्टर में इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसके वुंड्स हॉरिफाइंग तरीकों से म्यूटेट होने लगते हैं। उनमें से काउंटलेस टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जो ऑनगोइंग एवोल्यूशन का साइन है। एवोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर मैंने टेंटिकल्स को शेक ऑफ करके इसे अभी नहीं गिराया तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक होंगे। इसी मोमेंट आसमान में विक्टोरिया भी अपना अटैक लॉन्च करती है, लेकिन लाइटनिंग से हिट होने के बाद भी लियोपर्ड के टेंटिकल्स तेजी से वापस ग्रो करते रहते हैं। ये देखकर विक्टोरिया को एहसास होता है कि मॉन्स्टर के साथ उसका लेवल गैप बहुत बड़ा है। उसके अटैक्स इसे फिनिश नहीं कर सकते, लेकिन वह जल्दी ही एक आइडिया सोच लेती है। विक्टोरिया कहती है कि वह मुझे एक बफ दे सकती है, लेकिन यह स्पेल उसकी सारी डिवाइन पावर ड्रेन कर देगा और उसे यकीन नहीं है कि मैं मॉन्स्टर को किल कर पाऊंगा। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तुरंत उससे कहता हूं कि बस इसे ट्राई करे। यह सुनकर विक्टोरिया बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। अगले ही सेकंड वह जेट से नीचे लीप कर जाती है। एक इंस्टेंट में विक्टोरिया मेरे ठीक सामने लैंड करती है। बफ के बारे में मुझे ब्रीफ करने के बाद वह खड़ी हो जाती है। उसी समय एक पावरफुल थंडरबोल्ट एम्पावरमेंट धीरे धीरे उसके हाथों में गैदर होने लगता है। जब विक्टोरिया का स्पेल मुझ पर सेटल होता है, सिस्टम तुरंत मुझे नोटिफाई करता है, यू हैव ऑब्टेन्ड थंडरबोल्ट एम्पावरमेंट। इस स्टेट में मेरा अटैक
मूवमेंट स्पीड और क्रिटिकल स्ट्राइक सभी ग्रेटली इंक्रीज हो जाते हैं। मेरे अटैक्स में बोनस लाइटनिंग डैमेज देने का चांस भी आ जाता है। हालांकि इसके खत्म होने के बाद कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे। सभी बूस्ट्स को अपने अंदर फ्लो करते देखकर लीसा भी स्टन्ड है कि विक्टोरिया के पास इतना पावरफुल बफिंग स्पेल है। अपने अंदर इस अनप्रेसिडेंटेड पावर सर्ज को महसूस करते हुए मैं एक इंस्टेंट में हर टेंटिकल को शैटर कर देता हूँ और अपना स्पीयर मॉन्स्टर के बॉडी के आर पार ड्राइव कर देता हूँ। अगले मोमेंट बोनस लाइटनिंग डैमेज ट्रिगर हो जाता है। मेरे एम्पावर्ड स्ट्राइक के साथ मॉन्स्टर आखिरकार स्लेन हो जाता है। मुझे मिलने वाला एक्सपीरियंस मुझे सीधे लेवल 28 तक पहुंचा देता है। बैटल खत्म होती है और मैं सीधे जमीन पर कोलैप्स हो जाता हूँ। लीसा मेरे अच्छे काम की प्रेज करती है। विक्टोरिया अभी भी चेक कर रही है कि लियोपर्ड सच में डेड है या नहीं। मैं सोचता हूँ कि क्या उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। विक्टोरिया मुझे बताती है कि क्योंकि हम पार्टी में नहीं हैं, इसीलिए उसे कोई एक्सपीरियंस रिसीव नहीं हो सकता। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से लोन वुल्फ रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैंने पार्टी सिस्टम के बारे में सुना है। लीसा को लगता है कि मेरे जैसे लोन वुल्फ को पार्टीज की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसे इसका मेंशन करने की कोई वजह नहीं थी। जैसे ही मॉन्स्टर के डेड होने की कॉन्फर्मेशन हो जाती है, नीचे मौजूद क्राउड चीयर करने लगती है, लेकिन जल्द ही लूट डिवाइड करने का टाइम आ जाता है। डेड लेपर्ड का बॉडी काफी श्रिंक हो चुका है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, मैं बोलकर उन्हें रोक देता हूँ। लूट स्प्लिट करने की बात हो तो मेरा शेयर सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर मैं विक्टोरिया से पूछता हूँ कि फेयर क्या रहेगा। सोचने के बाद विक्टोरिया कहती है कि मुझे 60% मिलना चाहिए। वह 20% लेगी और बाकी लोग बचा हुआ हिस्सा आपस में स्प्लिट कर सकते हैं। उसका स्प्लिट मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। मैं बाकी लोगों की ओर मुड़कर देखता हूँ। किसी को ऑब्जेक्शन करते हुए आगे ना आते देखकर मैं सीधे लियोपर्ड की बैक पर लीप कर जाता हूँ। अगले ही सेकंड उसके बॉडी के अंदर से मैं एक ऐसा माना स्टोन बाहर निकालता हूँ जो टियर 3 के करीब है। इसे मिलने के बाद मैं फिर विक्टोरिया से अप्रूवल मांगता हूँ। वह मुझे माना स्टोन लेने की परमिशन दे देती है, क्योंकि यह लगभग 60% के बराबर बैठता है। हालांकि बाकी लोग इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार यह एक हाई टियर माना स्टोन है। ये सीन देखकर लीसा का इन लो लेवल ह्यूमंस पर फेथ और भी कम हो जाता है। इस बीच मुझे मॉम की सिखाई हुई बात याद आती है। जब कोई डिस्प्यूट हो तो फिस्ट्स ही सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन टूल है। मैं माना स्टोन को वापस मॉन्स्टर की कॉर्प्स में ठूंस देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इसे आपस में खुद डिवाइड कर लें। लेकिन अगर मेरा शेयर जरा सा भी कम निकला तो यहाँ मौजूद एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मेरा टेरिफाइंग प्रेशर महसूस करते ही क्राउड आखिरकार होश में आता है। वे सभी मान जाते हैं कि मुझे मोनोने लेने दिया जाए। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक नोइंग स्माइल आ जाती है। कैटेक्लिज्म ईरा में माइट रियली डज मेक राइट। जैसे ही मैं मॉन्स्टोन वापस लेने जाता हूँ, विक्टोरिया मुझसे अपने शेयर के मटेरियल्स प्रोसेस करने को कहती है और पेमेंट के तौर पर मुझे 40% ऑफर करती है। उसे सिर्फ लेपर्ड हाइड चाहिए, सारे बोन्स मुझे मिलेंगे। ये सुनकर मैं तुरंत अग्री कर जाता हूँ। जल्द ही मैं बहुत बड़ी मात्रा में हाइड पैक कर लेता हूँ, लेकिन मात्रा इतनी ज्यादा है कि विक्टोरिया अपने हिस्से को वापस ले जाने के लिए लोगों को बुलाने लगती है। ये देखकर बाकी लोग भी वहीं डील करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वे लगातार मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, कहते हैं कि वे अपना लूट लेकर अदर वर्ल्ड जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मैं सभी मटेरियल्स का 50% मांगता हूँ। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वे अग्री कर लेते हैं। सभी मटेरियल्स की प्रोसेसिंग खत्म करने के बाद मैं घर जाने की तैयारी करता हूँ, लेकिन विक्टोरिया मुझे पुकारती है। वह मेंशन करती है कि मेरी स्टेल्थ इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। अगर उसने पूरी तरह फोकस नहीं किया होता तो वह मुझे लगभग मिस ही कर देती। मुझे रोकने की उसकी असली वजह मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहना है। मैं उसे फ्लैटली रिफ्यूज कर देता हूँ। लकीली विक्टोरिया इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि उसे अभी भी अर्थ पर फाइट करते रहना है और शायद हम अक्सर एक दूसरे से टकराएंगे। वह मुझे एक बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि जब भी मुझे जरूरत हो मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ विक्टोरिया मुड़कर चली जाती है। मैं कार्ड को देखता हूँ और उस पर सिर्फ एक नेम और फोन नंबर लिखा है। हालांकि मेरा उसे कॉल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, इसीलिए मैं उसे बस अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। इन सभी मटेरियल्स के साथ लीसा और मैं घर की ओर निकल जाते हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा क्राफ्टिंग करनी है। जिन सभी मटेरियल्स की जरूरत है उन्हें लेकर लीसा और मैं वर्कशॉप वापस लौटते हैं। अगले कुछ समय तक मैं पहले कुछ ट्रैप्स बनाने पर फोकस करने का फैसला करता हूँ। इस बीच लीसा सोच रही है कि अर्थ के मॉन्स्टर्स इतने रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। कैटेक्लिज्म अभी शुरू ही हुआ है और थर्ड टियर मॉन्स्टर्स ऑलरेडी अपीयर हो रहे हैं। लीसा को इसे लेकर क्रेजी होते देखकर मैं उससे कहता हूँ कि बस गॉड से जाकर पूछ लो, लेकिन लीसा इस बात से कंफ्यूज्ड है कि मैं इसे लेकर इतना काम कैसे दिख रहा हूँ। अभी अर्थ पर एक भी फर्स्ट एडवांसमेंट यूजर अपीयर नहीं हुआ है, फिर भी मॉन्स्टर्स थर्ड टियर तक इवॉल्व हो चुके हैं। गॉड्स की मदद से ह्यूमंस को अदर वर्ल्ड में सेफ मिशंस करके स्ट्रॉन्गर होने का मौका मिलने के बावजूद मॉन्स्टर्स ह्यूमंस से कहीं ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। यह इम्बैलेंस टिक नहीं सकता। मैं उसे बताता हूँ कि मैं बिल्कुल काल्म नहीं हूँ।
अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं उस चीज पर फोकस करूं जो मैं वास्तव में कर सकता हूं। लीसा से बात करते हुए मुझे पता चलता है कि ऐसा लगता है कि केवल मेरे कंट्री में ही नियर थर्ड टियर मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। मैं उससे कहता हूं कि अगर ऐसा है तो मॉन्स्टर्स के इतनी तेजी से इवॉल्व होने का रीजन शायद एनाइलेशन ट्रैप्स हो सकते हैं। लीसा मेरी इस स्ट्रेंज थियोरी से कॉट ऑफ गार्ड हो जाती है, लेकिन दोबारा सोचने पर यह हाइपोथेसिस वास्तव में सही हो सकती है। ट्रैप्स की वजह से थ्रेटेंड होकर एक्सट्रीम प्रेशर में मौजूद मॉन्स्टर्स इनसेन पेस पर इवॉल्व करने लगे हैं, इसीलिए एनाइलेशन ट्रैप्स ही ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें डंजन्स के अंदर ट्रैप न किया जाए तो मैसिव नंबर्स में मौजूद मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को मारकर इवॉल्व कर देंगे। इसलिए भले ही डंजन्स उनके एवोल्यूशन का कॉज हों, फिर भी वे ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। ये समझने के बाद मैं फिर से और एनाहिलेशन ट्रैप्स क्राफ्ट करने लगता हूँ। लीसा काफी समय से मुझे देख रही है। उसे शक है कि शायद मुझे सिर्फ इसी तरह की चीजें फोर्ज करने में खुशी मिलती है, लेकिन सच ये है कि मैं ये सारे गियर और ट्रैप्स सिर्फ नई और अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए बनाता हूँ। आखिरकार उस फ्रोजन मिलेनियम के दौरान मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर लीसा मुझसे कहती है कि जब तक मैं स्ट्रॉन्गर होता रहूंगा तब तक मेरे सामने और भी नए एक्सपीरियंसेस इंतजार कर रहे होंगे। यही हमेशा से मेरा अनशेकेबल बिलीफ रहा है, जो मुझे खुद को पुश करके लगातार स्ट्रॉन्गर बनने के लिए प्रेरित करता है। इससे पहले कि मुझे पता चले, रात काफी गहरी हो चुकी है। अब रिकवर हो चुके एंजल्स मुझे ढूंढते हुए आ जाते हैं। एनाहिलेशन ट्रैप्स को फाइनलाइज करने के बाद एंजल्स दूसरे कंट्रीज में डंजन सेटअप करने के लिए निकल जाते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार डेंजरस मॉन्स्टर्स कम हों। लीसा मुझे कहती है कि वरी मत करो, अगर थर्ड टियर मॉन्स्टर्स भी अपीयर हों तो ये मेरी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि केवल मैसिव नंबर्स में डंजन सेटअप करने से ही अर्थ वापस नॉर्मल हो सकती है। एंजल्स को विदा करने के बाद मुझे भी थोड़ी टायर्डनेस महसूस होती है। मैं अपना सामान पैक करता हूँ और घर की ओर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं वापस आता हूँ, शावर लेता हूँ, लेकिन मिरर में खुद को देखकर मैं जेन्युइनली पजल्ड हो जाता हूँ। शावर करने के बाद मैं लीसा से पूछता हूँ कि क्या मेरा बॉडी लेटली ज्यादा मस्कुलर हो रहा है। ये सुनकर लीसा को लगता है कि मैं पेनफुली स्लो हूँ, क्योंकि जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरा बॉडी भी ग्रो करता है। ये सुनते ही मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तभी तो मेरा फेस भी हाल ही में ज्यादा अच्छा दिखने लगा है। हालांकि लीसा को मेरे फेस की ज्यादा परवाह नहीं है, फिर भी वह बताती है कि ह्यूमंस की नजर में मैं सच में पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। लीसा की कॉन्फर्मेशन मिलते ही मैं खुशी से भर जाता हूँ। मैं तुरंत उसके सामने अपने बाइसेप्स को क्रेजी तरीके से फ्लेक्स करने लगता हूँ। ये देखकर लीसा मुझ पर चिप्स का एक बैग फेंकती है और कहती है कि टीवी का व्यू ब्लॉक करना बंद करो। जाते हुए मैं लीसा को जल्दी सोने की याद दिलाता हूँ और अपने रूम में वापस चला जाता हूँ। उसके जैसी हायर बीइंग के लिए गुड लुक्स कोई खास बात नहीं है। लीसा को मेरे बारे में सबसे इम्प्रेसिव चीज मेरी अनशेकेबल परसिवियरेंस लगती है। जल्द ही अगला दिन आ जाता है। मॉर्निंग सनलाइट की पहली रे विंडो से अंदर आती है और मैं धीरे धीरे अपने ड्रीम से जागता हूँ। लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि सिस्टम ने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजी है। पता चलता है कि मैंने एक न्यू स्किल रेस्ट प्राप्त कर ली है। ये सुनते ही लीसा रश करते हुए उड़कर मेरे पास आती है। जब वह देखती है कि मैं इस स्किल को कितना मामूली समझ रहा हूँ तो वह बताती है कि रेस्ट को मास्टर करने की डिफिकल्टी SSS है। लीसा बहुत क्यूरियस है कि मैंने इसे कैसे सीखा, क्योंकि वह खुद भी इसे मास्टर नहीं कर पाई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इतने लंबे समय तक हर सिंगल नाइट में ज्यादा कंफर्टेबली स्लीप करने के तरीके एक्सपेरिमेंट करता रहा, इसलिए आज यह अपने आप अवेकन हो गया। कंडीशंस समझने के बाद लीसा आखिरकार समझती है कि वह इसे कभी मास्टर क्यों नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि इस स्किल का कोई इनक्रेडिबल यूज होगा, लेकिन लीसा की बातों के हिसाब से इसका पर्पस सिर्फ मुझे अच्छी तरह रेस्ट करने में हेल्प करना है। लेकिन मुझे तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। अगर यह सिर्फ इतना ही करता है तो लीसा पहले इतनी शॉक्ड क्यों हुई थी। मैं उससे जल्दी से रेस्ट के ट्रू बेनिफिट्स बताने को कहता हूँ, लेकिन उससे पहले वह स्किल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाने का फैसला करती है। हमें मिलने वाली हर स्किल क्लास एडवांसमेंट्स की तरह आगे ग्रो कर सकती है। एक बार इवॉल्व होने के बाद स्किल की पावर ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्पीयरमैनशिप और रेस्ट अभी भी इवॉल्व हो सकती हैं, लेकिन फॉर्जिंग और बुचरी अपनी मैक्स लिमिट तक पहुंच चुकी हैं। जहां तक स्टेल्थ की बात है, क्योंकि ये अभी एक्टिव स्किल नहीं है, इसलिए फिलहाल यह इवॉल्व नहीं हो सकती। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्पीयरमैनशिप अभी तक इवॉल्व न होने का रीजन ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स बेहद डिफिकल्ट हैं। ये देखकर कि मैं अभी भी डिटेल्स को लेकर अनक्लियर हूँ, लीसा मुझे इन्फो पैनल खोलकर चेक करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही मैं वहां लिस्टेड एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ, मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूँ। स्पीयरमैनशिप को शॉर्ट टर्म में इवॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अभी तक मैंने एक ट्रू थर्ड टियर मॉन्स्टर तक नहीं देखा है,
4th टियर स्टोन प्राप्त करना तो दूर की बात है। जहां तक रेस्ट स्किल की बात है, ये इवॉल्व होने के बाद ही ट्रूली यूजफुल बनती है। फिलहाल ये सिर्फ स्लीप रिकवरी को थोड़ा बूस्ट करती है, लेकिन मैं अभी केवल लेवल 28 पर हूँ और डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अगर मेरी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो सकती तो फ्यूचर बैटल्स केवल और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी। लीसा को लगता है कि मेरे स्लो लेवल अप होने का रीजन शायद मेरी यूनिक क्लास है। अभी मैं बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 1000 ईयर्स तक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जब बाकी ह्यूमंस क्लासेस एडवांस करके अपनी डिवाइन पावर स्ट्रेंथन करेंगे, मैं जल्दी ही पीछे रह जाऊंगा। हालांकि उसका मानना है कि अगर मैंने सच में डिवाइन पावर को मास्टर कर लिया तो मैं एक ऐसे मॉन्स्टर में ग्रो कर सकता हूं जो गॉड्स के बराबर जाकर बाकी सभी को सरपास कर दे। और लीसा को फीलिंग है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वह तुरंत अपनी ट्रेन ऑफ थॉट को रोक देती है, क्योंकि अगर वह आगे सोचती रही तो मेरा एग्जिस्टेंस खुद एक इनॉर्मस थ्रेट बन सकता है। लीसा के स्किल्स समझाने के 2 डेज बाद जैसे ही मैं उठता हूँ, मुझे टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ दिखाई देता है। पता चलता है कि मॉम इसे मेरे लिए बनाने के लिए अदर वर्ल्ड से वापस आई थी। खाना खत्म करने के बाद वह जल्दी से फिर चली जाती है। ब्रेकफास्ट के दौरान मैं लीसा से पूछना शुरू करता हूँ कि स्किल अपग्रेड की कंडीशंस को एक्चुअली कंप्लीट कैसे किया जाए, क्योंकि जिन कुछ मॉन्स्टर्स को मुझे हंट करना है वे अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते लगते। लीसा मुझे वरी न करने के लिए कहती है, एक बार डिवाइन पावर कुछ समय के लिए एक्टिवेट हो जाए तो जो मॉन्स्टर्स पहले अर्थ पर कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे वे धीरे धीरे अपीयर होने लगेंगे। डिवाइन पावर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, वे क्रीचर्स उतनी ही तेजी से अराइव करेंगे। जैसे ही टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट अचानक लीसा और मेरा अटेंशन खींचती है। स्क्रीन पर दिख रही फेमिलियर बिल्डिंग्स को देखकर हम दोनों तुरंत उस जगह को पहचान लेते हैं। यही वह जगह है जहां सिर्फ 2 दिन पहले हमने जायंट लेपर्ड से फाइट की थी। जायंट लेपर्ड की कॉप्स उन प्लाजाज में से एक में छोड़ी गई थी, लेकिन जब कैमरा उस प्लाजा की ओर जाता है तो जायंट लेपर्ड का बॉडी पूरी तरह गायब होता है। मैं मानता हूं कि उस दिन के लोगों ने शायद उसकी सारी प्रोसेसिंग खत्म कर दी होगी, लेकिन सोचने के बाद लीसा कहती है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। न्यूज भी बताती है कि जहां कॉप्स पड़ी थी वह जगह पूरी तरह स्पॉटलेस है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि उस हंट में शामिल हुए लोग भी सभी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर लीसा और मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। कई लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि डंजन ने ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों को निगल लिया, लेकिन क्योंकि इसे मैंने क्राफ्ट किया था, मैं जानता हूं कि यह डंजन का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जल्दी से एक और पॉसिबिलिटी सोचता हूं। सीन पर जरूर कोई दूसरा मॉन्स्टर रहा होगा। लीसा को पूरा यकीन है कि जायंट लेपर्ड सच में डेड है, क्योंकि उसका मॉन्स्टोन मैंने निकाला था, इसलिए यह हंट परफेक्टली खत्म हो जाना चाहिए था। तब लीसा आखिरी रिमेनिंग पॉसिबिलिटी बताती है। पहले वाला मॉन्स्टर अपने अंदर एक कब कैरी कर रहा था। लीसा की बातों पर सोचने के बाद मुझे एहसास होता है कि शायद यही सच है, क्योंकि अभी टीवी पर भले ही वह सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया हो, मैंने ब्लैक लेपर्ड की एक ग्लिम्स जरूर देखी थी। लगता है इसकी ग्रेटेस्ट एबिलिटी स्टेल्थ है। इसी तरह इसने इतने लोगों को फूल किया होगा। ये सोचकर मैं डीप रिग्रेट महसूस किए बिना नहीं रह सकता। अगर मैंने उस समय जायंट लेपर्ड की पूरी तरह बुचरिंग की होती तो ये हिडन डेंजर कभी पीछे नहीं छूटता। लेकिन लीसा के हिसाब से यह मेरी फॉल्ट नहीं है। असली रूट कॉज वे लोग थे जो मटेरियल्स के लिए लड़ रहे थे और कॉर्प्स को समय पर बुचर नहीं कर पाए। फिर भी लीसा की बातें मुझे पूरी तरह अब्सॉल्व नहीं कर सकती। मैं तब भी बहुत ज्यादा केयरलेस था। मेरा डिजेक्टेड एक्सप्रेशन देखकर लीसा को अचानक लगता है कि उसने मुझे एक इंसान के रूप में सच में समझा ही नहीं। और अब मुझे आखिरकार समझ आता है कि उस समय लियोपर्ड के साथ क्या हुआ था। उसकी डेथ क्लियरली तय थी, इसलिए उसका स्ट्रगल असल में एवोल्यूशन के लिए नहीं था। वह अपने अंदर कब को हाइड करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मैंने कॉप्स को पूरी तरह बुचर नहीं किया था। मैंने पार्टिसिपेंट्स के आखिरी हाफ को भी वहीं छोड़ दिया था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उस लेपर्ड के कब ने जरूर अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करके चुपचाप अंदर हाइड किया होगा, और मेरे जाने के बाद लोगों के बीच स्पॉइल्स डिवाइड करने को लेकर डिस्प्यूट हो गया। इसलिए मदर लेपर्ड का बॉडी काफी लंबे समय तक वहीं पड़ा रहा होगा। शायद उसी दौरान क्यब पैदा हुआ। लेकिन अब लीसा एक और भी वर्स पॉसिबिलिटी के बारे में सोचती है। जायंट लेपर्ड को मारने में इतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। पैदा होते ही कब लेपर्ड ने अपनी मदर की कॉर्प्स और वहां मौजूद मैसिव नंबर में लेवल 1 ह्यूमंस को डिवावर कर लिया होगा। ये सुनकर मैं पूरे शरीर में कांपते हुए पूछता हूँ, क्या ये कब लेपर्ड सच में 3rd टियर हो सकता है? लीसा मेरे गेस की कॉन्फर्मेशन देती है। अपनी स्पेशल स्टेल्थ एबिलिटी के साथ कब लेपर्ड की स्ट्रेंथ डेफिनेटली 3rd टियर पर है। यह सुनकर मैं साइलेंट हो जाता हूँ और नॉइजी टीवी को बंद कर देता हूँ। लीसा जानना चाहती है कि क्या मुझे इस मॉन्स्टर का सामना करने का कॉन्फिडेंस है। नेचुरली मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर इसकी एबिलिटी भी स्टेल्थ है तो जरूरी नहीं कि मैं इससे हारूं। मेरा कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर लीसा भी मुझे गुड न्यूज देती है। अगर इसकी स्टेल्थ एक्सेप्शनल है तो इसकी डिफेंस और अटैक रिलेटिवली वीक होंगे। इसके अलावा
क्योंकि यह अभी अभी पैदा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ पिछले लेपर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ न्यू गियर क्राफ्ट करने की तैयारी करता हूँ। मुझे इसे जल्दी पकड़ना होगा, वरना अगर ये डाउनटाउन तक पहुंच गया तो वहां अभी भी स्ट्रैंडेड ह्यूमंस सीरियस डेंजर में होंगे। लेकिन तभी मुझे अचानक एक ऐसे इंसान की याद आती है जो मेरी हेल्प कर सकती है, विक्टोरिया, जो मुझे पावरफुल बफ्स दे सकती है। इसलिए मैं उससे कांटेक्ट करने की तैयारी करता हूँ। मुझे विक्टोरिया को फोन करने के लिए तैयार देखकर लीसा मुझे याद दिलाती है कि ऐसा करना मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करने के बराबर होगा। इसीलिए मैं वर्कशॉप के पास मौजूद एक फोन बूथ की ओर जाता हूँ और कार्ड पर दिए नंबर को डायल करना शुरू करता हूँ। भले ही मैंने कहा था कि मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन करंट सिचुएशन अलग है। उसकी हेल्प से मेरे जीतने के चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। इस बीच दूसरी तरफ विक्टोरिया कॉल उठा लेती है, लेकिन पब्लिक फोन से कॉल आने की बात उसे थोड़ी कंफ्यूज करती है। कनेक्टेड होने के बाद वह मेरी वॉइस को पहचान नहीं पाती। कोई चॉइस न होने पर मुझे उसे वही टाइटल बताना पड़ता है जो उन लोगों ने मुझे पहले दिया था। ये सुनकर विक्टोरिया आखिरकार समझ जाती है कि कॉल मैं कर रहा हूँ। मैं और वर्ड्स वेस्ट नहीं करता। मैं तुरंत उसे मॉन्स्टर की कॉर्प्स गायब होने की असली वजह बताता हूँ। सिचुएशन कितनी सीरियस है ये समझते ही विक्टोरिया तुरंत मेरी हेल्प करने के लिए अग्री कर जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यह भी कहेगी कि वह मेरी हेल्प के लिए मिलिट्री से भी कांटेक्ट करेगी। अब हेल्प सिक्योर्ड है, इसलिए कुछ इक्विपमेंट एडजस्टमेंट्स करने का टाइम है। वर्कशॉप वापस आकर मैं विक्टोरिया से मिले कई मटेरियल्स बाहर निकालता हूँ। मॉन्स्टर की स्टेल्थ एबिलिटी को काउंटर करने के लिए मैं एक स्पेशलाइज्ड वेपन क्राफ्ट करना चाहता हूँ। लीसा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वेपन्स की बात करें तो मेरा आयरन स्पीयर मोर देन इनफ होना चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वह एक रेंज्ड थ्रोइंग वेपन है। ओपोनेंट की स्किल स्टेल्थ है, हालांकि शायद वह मेरी स्टेल्थ जितनी स्ट्रांग नहीं है। इस सिचुएशन में एम्बुश ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और मैं मदर लेपर्ड की बोन्स को एक बोन हार्पून में बदल देता हूँ। रेगुलर स्पीयर के अनलाइक इसके शोल्डर बार्ब स्प्रे को वहीं लॉक कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्राज भी ऐड करने वाला हूँ। हार्पून की पेनिट्रेशन ग्रेट है, लेकिन अगर उसके पीछे की रोप टूट गई तो यह सब मीनिंगलेस हो जाएगा। इसीलिए मैं लेपर्ड हाइड को रोप के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता हूँ। कुछ ही समय बाद मेरे एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड वेपन को देखकर लीसा को भी शक होने लगता है कि शायद मैं प्रोसेस में डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनकर मैं वहीं स्पीचलेस रह जाता हूँ। अगर मैंने डिवाइन पावर मास्टर कर ली होती तो मुझे इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधे मॉन्स्टर के पास जाता और उसे सेंसलेस बीट कर देता। आखिरकार कई आवर्स बाद मेरी जरूरत की हर चीज कंप्लीट हो जाती है। मुझे मदर लेपर्ड की बोन्स से उसके अपने चाइल्ड का हंट करने के लिए वेपन बनाते देखकर लीसा को भी लगता है कि मैं सच में विकेड हूँ, लेकिन यह अभी भी इनफ नहीं है। इसलिए मैं वह हाई टियर मोनो ने बाहर निकालता हूँ जो मैंने हासिल किया था। लीसा तुरंत मुझे रुकने के लिए कहती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक सिंगल हार्पून के लिए अपनी पूरी फॉर्चून दांव पर लगा दूंगा, लेकिन मेरे व्यू में रिसोर्सेज को उनकी पूरी कैपेसिटी तक यूज करने का यही मतलब है। अगर मैं कब लेओपार्ड को किल नहीं कर सकता तो इस मैना स्टोन को बचाकर रखना भी बेकार होगा। जल्द ही माना स्टोन की पावर से इन्फ्यूज्ड हार्पून इमेंस पावर रेडिएट करने लगता है। हार्पून अब हाई यूनिक ग्रेड तक पहुंच चुका है और उसके सभी एट्रीब्यूट्स 20% बूस्ट हो गए हैं। इफेक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से डबल से भी ज्यादा है। लगता है यही हाई टियर मॉन्स्टोन की ट्रू पावर है। अपना पूरा नया गियर पहनकर मैं विक्टोरिया से कांटेक्ट करने के लिए फोन बूथ पर वापस जाता हूँ। वह पहले ही प्लाजा की ओर रास्ते में है। मैं उसे तुरंत अंदर न जाने के लिए कहता हूँ। मॉन्स्टर के पास स्टेल्थ है। ब्लाइंडली रश करने पर उसके एम्बुश का शिकार होने की पूरी संभावना है। कब लेपर्ड को वहीं के पास होना चाहिए जहां मदर लेपर्ड की डेथ हुई थी। बहुत संभावना है कि वह अपनी मदर का रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मैं विक्टोरिया को एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की वार्निंग देता हूँ। आखिरकार मदर लेपर्ड को किल करने वाले हम दोनों ही हैं। तभी लीसा को आगे एक व्हीकल दिखाई देता है। उसके अंदर विक्टोरिया है, लेकिन वह अभी भी मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती। ड्राइव करते हुए विक्टोरिया मुझसे मेरी प्लान के बारे में पूछती है। मेरा प्लान हार्पून से उसे पिन डाउन करके उसकी स्टेल्थ का इस्तेमाल रोकना और उसे एक लिविंग टारगेट में बदल देना है। इसके बाद मैं सबसे पहले सीन में एंटर करूंगा। जल्द ही लीसा को महसूस होता है कि कब लेपर्ड नियर बाय है। लगता है उसने अभी तक मेरी अराइवल नोटिस नहीं की है, जिससे एम्बुश काफी आसान हो जाता है। फिर मैं हार्पून के दूसरे एंड को जमीन के अंदर डीप ड्राइव कर देता हूँ। अब मुझे बस कब लेपर्ड के इसके ठीक अंदर आने का इंतजार करना है। उसकी प्रेजेंस लीसा या मेरी परसेप्शन से बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकती। आखिरकार कुछ टाइम बाद एक चिलिंग और अनसेटलिंग प्रेजेंस फैलने लगती है। अब वह कब लेपर्ड मेरे ठीक पास है,
लेकिन उसने मेरी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं की है। उसे अपनी स्टेल्थ पर पूरा कॉन्फिडेंस है और उसे पता तक नहीं कि लीसा और मैंने उसे पूरी तरह लॉक कर रखा है। और स्टेल्थ मोड में मेरे पैसिव्स मुझे हर 1 से 10% डैमेज बूस्ट देते हैं। अगले ही सेकंड मैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ हार्पून थ्रो करता हूँ। हाई स्पीड हार्पून डेडली इंटेंट के साथ सीधा कब लेपर्ड के बॉडी के आर पार जा घुसता है। अचानक हुए दर्द से लेपर्ड पेन में हाउल करने लगता है।